ओए वो पाकिस्तानी किधर है, वो पाकिस्तानी आरिफ जो आया था वो किधर है। मैंने कहा मैं हूँ यार, क्या हुआ। वो तू तो इतना बड़ा स्मगलर है, तू तो इतना बड़ा जासूस है। क्या हम आपको पाकिस्तानी जासूस कह सकते हैं? जेल में अंदर इतला ये दी गई सुप्रीटेंडेंट की तरफ से, बॉर्डर पर ले जाके आपको गोली मार देंगे। 13 जनवरी को मैं पकड़ा गया हूँ 88 में। अजीत देवल नाम जिसका है, अजीत दोवाल, ये भी तफ्तीश के लिए आया था। मेरे बाजू दोनों टूटे हुए, दोनों मेरे बाजू ये कंधे निकल गए थे जो ऊपर लटकाया मुझे ऐसे पीछे। तिहाड़ जेल का एक वाकया जिसके अंदर जेल के पूरे अमले को बेहोश करके चार्ल्स सोबराज जो है वो फरार हो गया। मिली भगत से जेल की गया था। नटवर लाल के बारे में मशहूर है कि वो जालसाज था, उसने तो ताजमहल तक बेच दिया था। जेल में उसने 3 उम्र कैद के लोगों को रिहा करा दिया। कैसे? आरिफ साहब, इन 8 सालों में कभी किसी ने कोशिश की जेल तोड़कर भागने की? ये आज इंकशाफ होगा। तिहाड़ जेल वालों के लिए भी इंकशाफ है ये। अगर वो देखेंगे ये प्रोग्राम, उनके लिए भी इंकशाफ होगा। ये सुरंग बन गई है, लेकिन 1 साल लगा है तकरीबन। 1 साल सुरंग बनाने में लगा है और किसी को पता ही नहीं चला। किसी को नहीं पता। कोई नामवर शख्सियत, मुसलमान शख्सियत, पाकिस्तानी कोई जिससे आपकी मुलाकात हुई, कोई यादगार किस्म की कोई वाकया? मौलाना मसूद अजहर, नसरुल्लाह मंसूर, सज्जाद अफगानी, उनको भी शहीद कर दिया गया था जेल में। दोस्तों, आज से 1 महीने पहले हमने इजाज़ भट्ट के साथ पॉडकास्ट किया जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने भारत की जेल में सज़ा काटी और फिर वो पाकिस्तान वापस आए। आज के पॉडकास्ट में भी इसी तरह की हम एक कहानी आपके साथ शेयर करेंगे। एक पाकिस्तानी शहरी जिन्होंने पाकिस्तान में भारतीय जासूस जो हैं उनको गिरफ्तार करवाया। उसके बाद जब वो भारत गए तो किस तरह से उनसे बदला लिया गया, तिहाड़ जेल में कैसे उन्होंने 8 साल गुजारे, उन 8 सालों में उनके साथ क्या कुछ हुआ, ये सब कुछ जानिए आज के इस पॉडकास्ट में। आरिफ साहब, जैसे कि आपने बताया कि आप इंडिया में तिहाड़ जेल में 8 साल रहे हवालाती के तौर पर, लेकिन आप इंडिया किस मकसद के लिए गए और कैसे जेल तक पहुंचे? ये 1988 की बात है। उस वक्त सवारियों का काम होता था इधर। हमारा भी यही काम था। मतलब इंडिया से लोग आते थे, वो फेरेबाज कह लें आप उनको, कि वो आते थे सामान लेके, उनसे हम ख़रीदते थे, उनको बेचते भी थे, कपड़ा वगैरह जो चीज़ वो लेके जाते थे। इस तरह से तारुफ लोगों से बहुत ज़्यादा था, तारुफ था। उसी दौरान यहाँ लाहौर में मतलब रिहाइश थी, लाहौर के अंदर का वाक़या ही है। तो मुझे अपने हमारे बड़ों ने कहा कि भाई इनका पे ज़रा निगाह भी रखो करो, ये इंडिया से आते हैं, दुश्मन मुल्क है हमारा। एजेंसी वालों ने हमें तो खैर उस वक्त तक ये 3 चीज़ों का नहीं पता था ज़्यादा। हमने कहा ठीक है। तो जब निगाह रखनी शुरू की तो उस दौरान में 3 वाक़यात ऐसे हुए कि 3 बंदे उठाए गए हैं उस दौरान मेरे इत्तला पे कि भाई इनकी मशकूक सरगर्मियाँ, बाकी आप चेक करें। और ये किस तरह से आपको लगा कि ये मशकूक यूँ है? लगा कि जब वो आती थी सवारी, वो जिस दिन आई उसने अपना सामान बेचा और ख़रीदा। तीसरे दिन, ज़्यादा तीसरे दिन चौथे दिन वापसी उनकी। और ये लोग जो जिनकी बात मैं कर रहा हूँ, ये 10-12 दिन हो गए। सामान भी थोड़ा लेके आए हुए थे, ज़्यादा नहीं। जैसे सवारी आती थी 1.5 से 2 लाख का सामान होता था एक सवारी पे। ये रूटीन थी तकरीबन, क्योंकि वो एयरपोर्ट से क्या कहते हैं, कस्टम से निकलना, उधर से निकलना ही, वो खर्चा इतना होता था कि वो उनका कवर हो जाता था सबका। तो ये सामान भी थोड़ा लेके आए और वापस भी नहीं जा रहे। करते क्या थे इधर? आए तो इसी मकसद से थे, हमारे साथ तो सवारी के तौर पे आए थे ना। लेकिन 10 दिन हो गए ये नहीं जा रहे वापस। सुबह निकल जाते थे हमारे पास से, सुबह हुए अपना जो ना निकल गए, रात को सोने के टाइम आ गए। तो उस वक्त तो तवज्जो नहीं थी। जब इन लोगों ने कहा हमें, तो फिर मैंने बताया जाके, मैंने कहा जी ये बंदा है और अभी ये जो है ना ऐसे ऐसे 10 दिन हो गए इसको, ये जा भी नहीं रहा वापस, और सुबह निकलता है शाम को, रात को आता है तकरीबन ईशा के टाइम। और इन पर शक था कि ये पाकिस्तान में आकर जासूसी कर रहे हैं या कुछ ना कुछ कर रहे हैं ये, क्योंकि ये इस काम में नहीं आ रहे हैं जो काम है असल में सवारी मतलब कारोबार का मकसद नहीं है उनका, कारोबारी कोई मकसद और नहीं। मकासद हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये अंदाज़ा हो गया था। उन्होंने फिर किया जिस तरीके से भी उनको जो बात किया है, और वो काबू आ गए। आपने किस तरह से पकड़वाया? मैंने नहीं पकड़वाया, मैंने तो उनको बताया कि ये बंदा है, निशानदेही की उसकी, ये बंदा है। वो कौन से अपना यूनिफॉर्म में आते थे, सादे आते थे ना, ऐसे बैठे बातें कर रहे हैं, उनको समझा दिया भाई ये बंदा है, बाकी आपने इसको एक इब्तिदा में एक शख्स का बताया। एक इस तरीके से महीने बाद एक, तकरीबन दूसरा, तीसरा, 3 वाक़यात हुए हैं ये। अच्छा, आप उनका कोई शनाख्ती कार्ड नहीं रखते थे? रिहाइश भी उनको क़याम भी करते थे? शनाख्ती कार्ड तो उनके पास नहीं होता, पासपोर्ट होता था ना सिर्फ। पासपोर्ट था? हाँ जी, पासपोर्ट। तो आपके पास ये इन्फॉर्मेशन थी कि उनका नाम क्या है, कहाँ के सुकूनती हैं, क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, वो तो होती थी, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन होती थी, पासपोर्ट उनके होते थे। ये जो
किसी भी, जैसे हम इंडिया जाते हैं तो हमें भी वहाँ अपनी रिपोर्ट करानी पड़ती है, हाँ, जाकर दर्ज करना पड़ता है जी। उनको भी करानी पड़ती है, ठीक है। जो भी इंडिया से आएगा। तो इंडिया से जो लोग आते थे उनके पासपोर्ट लेके इकट्ठे ही हम, ये हमारी जिम्मेदारी थी जाके रिपोर्ट करना है। ठीक है। ये क्या कहते हैं, कोर्ट से आगे, सिविल कोर्ट से आगे जो है ना एसपी ऑफिस होता था, वहाँ जाके हमें रिपोर्ट करनी पड़ती थी। तो ये पासपोर्ट लेके हम जाते थे वहाँ, उनको देते थे, इसलिए वो राब्ता उनसे था। उसी डॉक्यूमेंटेशन पूरी थी, बिल्कुल डॉक्यूमेंटेशन पूरी होती थी सबकी, बगैर उसके नहीं आता था पासपोर्ट के कोई। उन्होंने जाना होता था वापसी और फिर आना भी होता था। बस उस दौरान में ये पीछे पासपोर्ट बहुत चल जाते थे। हाँ, फोटो चेंज किया, बस उसको पीछे पासपोर्ट बोलते थे, वो चलता था। उससे जो है ना वो लोग 15-20 दिन बाद फिर आए हुए होते थे, वो नाम चेंज हो गया, असल पासपोर्ट से आए। तो ये हो सकता है कि उनका नाम हमें ना पता हो सही, किसी के 10-10 चक्कर लगते थे, 5-5 चक्कर, कोई पता नहीं था उस वक्त। लेकिन आते थे वो ट्रेन से, बस से या जहाज से या वाघा बॉर्डर से, तीनों जगह इस्तेमाल होती थी उन दिनों। इलीगल तरीके से नहीं आते थे, बॉर्डर पार करके? नहीं, बॉर्डर पारने का कोई ताल्लुक नहीं, लीगल तरीके से आते थे। लेकिन ये 3 रास्ते थे और तीनों उस वक्त खुले हुए थे। ये नईम साहब, आपको पता है कि ये है ना 1988 से पहले मुरारजी देसाई की हुकूमत थी। हाँ जी बिल्कुल, और बहुत नामवर वज़ीर आज़म। जी, हमने उनको निशान भी दिया उस वक्त 1500 वीज़े जो है ना वो कराची जारी करता था, और 1000 वीज़ा जो है ना इस्लामाबाद से एम्बेसी की जारी करते थे। अब ये समझ लेंगे कितने लोग जाते, ऐसे ही हमारे वहाँ से वीज़े होते थे। तो आपको शक गुजरा उस शख्स पे कि इसकी हरकत मशकूक है? ठीक है। वो पकड़ा गया। मैंने उनसे पूछा है बाद में कि आप क्या बनाया, कुछ पता चला? उसने कहा नहीं, वो बात सही, हमने सही पकड़ा है उसको, और तुम शाबाश है, तुम्हें दूसरे लोगों पे निगाह रखना। तो उस हौसला हुआ मैं, चलो अच्छा है, कोई गन पकड़ा गया है। इस तरीके से 2 और हुए हैं। उसके बाद मेरे भी बीच में चक्कर लगे इंडिया में, जब कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जब मैं गया हूँ, 6 महीने या 8 महीने के बाद की बात है तकरीबन, मैं गया हूँ इंडिया। जहाज से गए हैं? बाई एयर गया था, जहाज से, बिल्कुल। 13 या 14 दिसंबर थी शायद, मतलब मैं गया हूँ 87 में, और ये 13 जनवरी को मैं पकड़ा गया हूँ 88 में। एक महीने के बाद। ठीक है। मुझे ऐसे महसूस होता है शायद 1 महीने मुझे भी बात किया उन्होंने। ठीक है। जब देख रहे हो काम, तो अपने तो कोई ऐसा था नहीं। हाँ, इन्हीं लोगों से ताल्लुक था जो सवारियाँ आती थी उनकी। आप यहाँ से सामान लेकर गए? नहीं, मुझे सामान की ज़रूरत नहीं है, तो मैं तो ऐसे ही घूमने फिरने के लिए। इनसे ताल्लुकात थे, बस इनको बनाते भैया, और सवारी हमारे पास लेना, वहाँ न जाना, उसके डेरे पे न जाना, यही चक्कर था उन दिनों में। मतलब कारोबारी मकसद से सिर्फ। लेकिन वहाँ पर जो वहाँ की एजेंसीज हैं उन्हें आप मशकूक लगे? मशकूक क्या, वो रिपोर्ट तो उन्होंने दी है ना। फिर जो पकड़े गए थे उन्होंने बताया था कि इस शख्स ने पकड़वाया। यहाँ आते रहे थे उनके, वो भी तो आते थे ना। उन्होंने कोई ना कोई रिपोर्ट दी होगी कि भाई यहाँ से पकड़े गए। उन्होंने कहा कि इनकी मुखबरी थी, इनकी सर्विलेंस पे पकड़े गए। ठीक है। यहाँ तो बहुत डेरे थे उस वक्त लाहौर के अंदर, ये सवारियों वाले। बेताशा, 9 लाख के बाजार में बहुत थे वहाँ। देखिए अपना स्टेशन पे एक दफ़ा वाक़या हुआ था, गोली चली थी, पठान जो किया था। हाँ, ये ग्रीन टाउन में, इस्लामपुरा कृष्णनगर में, सबसे ज़्यादा कृष्णनगर में थे, जहाँ उर्दू स्पीकिंग ज़्यादा थे। जी, वहाँ इस तरह के कृष्णनगर में ही था हमारा भी जना डेरा। तो इस तरीके से जो है ना इनसे मिलना होता था। और ये सिर्फ दिल्ली के नहीं होते थे, ये किराना यूपी में साथ, या ज़्यादातर सर किराना वाली साइड और मुजफ्फरनगर, ये लोग, और या फिर दिल्ली के ये लोग होते थे जो आते थे। आप किस तरह से पकड़े जाते हैं? मैं तो अब ये 9:30-10 का वाक़या है सुबह का। ये बल्ली मारान एक जगह है चांदी चौक के साथ, जामिया मस्जिद के पास। हाँ, जामा मस्जिद तो दूर होगी ज़रा सी, मोहल्ला बल्ली मारान, फतेहपुरी मस्जिद कहते सकते हैं आप, नज़दीक फतेहपुरी मस्जिद है, जामा मस्जिद दूर है। तो वो मैं बल्ली मारान से निकल रहा था, फराज खाना में रिहाइश थी। किसी होटल में रह रहे थे? नहीं, होटल नहीं था, घर था एक। हाँ, होटलों में भी रहा हूँ कई बार, लेकिन इस दफ़ा जब ये पकड़े गया हूँ, उस वक्त मैं किसी दोस्त के साथ थी, वो उनके यहाँ उनके घर पे ठहरा हुआ था फराज खाने में। मैं निकल के आया हूँ बाहर गली से, तो ये मेरा कुछ वॉच कर रहे थे। मैं बताया 2 दोस्त मेरे और थे साथ, 3 थे हम उस वक्त, 2 दोस्त, 2 पाकिस्तानी और थे। एक फौत हो गया उनमें से, एक अभी है। वो सामने ऐसे खड़े हुए थे। अब ये पीछे मेरे क्या हो रहा मुझे नहीं पता चल रहा। उनको नज़र आ गया भी ये जो है ना घेर रहे हैं इसको कोई बंदे, तो उनसे मुझे ऐसे करके अंगूठे से ये इशारा किया कि पीछे देखो, पीछे, बस हमारे पास ना हो। मैं उनकी तरफ जा रहा था ना, तो मैं एकदम थोड़ा सा आहिस्ता कर लिया आवाज़, अपनी रफ्तार। उन्होंने मुझे पीछे से दबोच लिया, साथ दबोच के जनाब कहा, कौन है तुम्हारे साथ, कौन है? मैंने कहा कोई भी नहीं, मैं तो अकेला हूँ। क्योंकि ये जो मेरे साथ थे वो भी खड़े रहे हैं, अगर भागते या करते कोई चीज़ तो फिर तो ये भी आ गए थे काबू। तो इनको सबसे पहले पता चल गया था कि मैं आ गया हूँ काबू। उसके बाद मुझे उन्होंने गाड़ी में डाला और लेके चले गए। फिर गाड़ी में डालने के बाद फिर कपड़ा वपड़ा डाला है, फिर ये ले गए। बस वो पूछते रहे पहले पासपोर्ट है मेरे पास, मैं तो भाई यार आया हूँ, ये वो सब। तो उनको बताया लीगल तरीके से आया हूँ, पासपोर्ट कहाँ है? मैंने फ़लाँ जगह है,
वो बताया उस बंदे का, उसको भी उठा के ले आए जिसके पास पासपोर्ट रखे हुए थे, क्योंकि होटल में तो रखते नहीं थे पासपोर्ट, फिर तो होटल का एड्रेस देना पड़ेगा वहाँ, या वो ये मजबूरियाँ थी कुछ। तो वो ले गए, शुरू कर दिया, बस फिर मारपीट शुरू। कभी अच्छा, मारपीट शुरू की? मारपीट बहुत ज़्यादा तफ्तीश बाकायदा? तशद्दुद। आपको एक बात बताऊं, ये जो है ना, जो अजीत देवल नाम जिसका है, अजीत डोवाल है, जो भी है, ये आईबी में था उस वक्त। अच्छा, अब बहुत बड़ा अफसर है वो। अब तो पता नहीं वो क्या वो बन गया, अब तो लीडर जो भी है, लेकिन उस वक्त ये आईबी का अफसर था और ये आया था, ये भी तफ्तीश के लिए आया था। अच्छा, अजीत डोवाल ने आपसे तफ्तीश की? जी जी जी। इसके बारे में कहते हैं कि पाकिस्तान में भी काफ़ी इसने जासूसी की है। मैं कहता हूँ, मैं हैरान रह गया उसकी बातें सुन के। मैंने कहा मैं लाहौर, उसने लाहौर से अलावा, मैंने कहा मैं जंग किस जगह, मैं मतलब इसका क्या ताल्लुक़ किस जगह। लेकिन उसने, यकीन करें नहीं साहब, उसने मुझे जंग सिटी का जो है ना बताया नक्शा, कि मंदिर के किस पास रहते हो तुम, मंदिर की किस साइड पे रहते हो। मतलब उस वक्त भी 80s में इतनी इन्फॉर्मेशन थी भारतीयों के पास? मैं हैरान रह गया उससे पूछ के। मैंने कहा फलां जगह, तो मैंने कहा वो मंदिर है, हाँ बिल्कुल है। क्या मंदिर की किस साइड पे? मैंने कहा उसके पिछली साइड गली में रहते हैं हम। बस इस तरह मैंने उसको बताया। अच्छा, पूछते क्या थे? और फिल्मों में जिस तरह से दिखाते हैं कि जो जासूस हैं किसी दूसरे मुल्क के, दुश्मन मुल्क के, उनके साथ क्या किया जाता है? उन्हें छोटे से डब्बे में बंद कर देते हैं, उनके ऊपर पेशाब भी कर रहे होते हैं, टॉर्चर करते हैं, उल्टा लटका देते हैं, ज़हनी तनाव बहुत ज़्यादा देते हैं, तशद्दुद करते हैं, बेपनाह करते हैं। खैर ये पेशाब वगैरह वाला तो अल्लाह ने बचाया मुझे इस चीज़ से, लेकिन जो है ना तफ्तीश यही थी, उनका मकसद ये था, उनका ख्याल ये था मेरे बारे में कि भाई ये भी यहाँ किसी न किसी को जानता होगा, या वहाँ से ताने बाने मिला रहे। तफ्तीश क्या करते थे, वो कहते थे यहाँ किसी को तुम पैसे देते थे, या तुम्हें पाकिस्तान से कोई पैसे देता था कि वहाँ दे देना फलां आदमी को, कोई ऐसा आदमी। मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा तो काम ही सवारियों का, ये लोग आते हैं इनसे हम खरीदते हैं, इनसे वाकियत है। आपको समझते थे कि आप एजेंसी के बंदे हैं? भाई लाजमी बात है, ये जब अगर वहाँ पकड़वाया है तो यहाँ ये यहाँ भी जो है ना इसका ताल्लुक होगा कुछ ना कुछ। ये इस वजह से जो है ना वो मारपीट ज़्यादा जो है ना, मतलब आपको पाकिस्तानी जासूस समझ रहे थे? यही समझ, बिल्कुल सीधे उन्होंने ये समझा कि भाई जो है ये लाजमी बात है, यहाँ भी कोई गड़बड़ करता है। तो इस तरह से 25 दिन उन्होंने रिमांड पर रखा। इन 13 जनवरी को मुझे गिरफ्तार किया और 9 फरवरी को में पेश किया आपको? अदालत में एक बार बीच में नहीं, एक दफ़ा 3-4 दिन के बाद अदालत में पेश किया था, और उसके बाद वो रिमांड अदालत से लेते रहे हैं। और 25 दिन तक आपको मारपीट करते रहे? बिल्कुल ऐसे होता रहा, जो क्योंकि वजह ये थी, एक सेंटर में रखा है या मुख्तलिफ जगहों पे? नहीं, 2-3 जगह तकरीबन शिफ्ट किया है। पहले लाजपत नगर थाने में ही था, उसके अकूबत खाने में नीचे जो है ना अपना वो वहाँ, उसके बाद वहाँ से थाने का अकूबत खाना है? अकूबत खाना है बिल्कुल। इसका CIA स्टाफ जैसे हमारा होता है उनका भी स्टाफ है। आम पुलिस का तो दफ्तर ऊपर था, वो अपना अलग। अच्छा, जिन्होंने मुझे पकड़ा था, मैं आपको बता दूं एक बात, उनका नाम था एलन राव, इंस्पेक्टर था वो उस वक्त, और जिसने पकड़ा था उसका नाम था LS बरार मतलब समझते हो नहीं, ये मुन्ना सिख था, दाढ़ी नहीं थी लेकिन सिख था वो। ये कोई बूटा सिंह होता था, वज़ीर दाखिला वहाँ का, इंडिया का, उसका ये साला था। इसकी पहुँच दिल्ली में उस वक्त बहुत, मतलब इसने मेरे पर तशद्दुद किया सबसे ज़्यादा। आप बता रहे थे ऑफ कैमरा कि आपके बाजू दोनों तोड़ दिए थे? बिल्कुल ऐसे ही, मेरे बाजू दोनों टूटे हुए, दोनों मेरे बाजू ये कंधे निकल गए थे, जो ऊपर लटकाया मुझे ऐसे पीछे। अच्छा, तशद्दुद के तरीके क्या थे, क्या आप एक तो ये पीछे हथकड़ी ऐसे पीछे हथकड़ी लगा दी उल्टी, और सीधा लटका दिया ऊपर। किस चीज़ के साथ? जंजीर होती थी मुझे, हथकड़ी है, और पंखे के साथ लटकाया ऊपर तो कुंडा लगा हुआ था। कुंडा, पंखा नहीं था वहाँ? नहीं, पंखा कुछ नहीं था। नीचे टेबल रख देते थे पहले, ताकि पाँव उस पर आ जाए। हाँ, पहले उस पर आ गए पाँव, फिर जब वो देख लिया कि वहाँ पक्का हो गया तो नीचे से निकाल लेते थे, बाकायदा फंदे की तरह, फांसी की तरह। अल्लाह माफ़ करे, वो इतना शदीद दर्द होते थे। और कितनी देर के लिए लटकाते थे? जब चीखें मारी मैंने और मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ, और बल्कि फिर जब मैं ये आए दोबारा टेबल लगाया से, ये दोनों बाजू मेरे निकल चुके थे, मुंडे जोड़ से। तो उस दिन निजात मिल गई थोड़ी मारपीट से। फिर ये बंदा लेके आया, उसने वो चढ़ाए बाजू इधर से जड़, वो कुछ कराए, और ये रूल पे फेरते हैं टांगों पे, यहाँ से यहाँ तक। बस तीसरा तरीका हो गया, 3 तरीके मेरे साथ जो हुआ, मुझे तो इतना ही पता। किसी डंडे से, बेंच से मारते? वो तो आम है ना, वो तो कोई डंडा वंडा तो कोई मसला ही नहीं है। ऐसे करते थे कि यहाँ वो अपना बाजू में ये उंगलियों में पेंसिलें फंसाई, और ऐसे पकड़ के हाथ जो है ना वो चीखें निकल जाती हैं बंदे की। अच्छा, फिर 4 तरीके अपनाए आपने। तो आपसे पूछते क्या थे उस दौरान? मेरे साथ पूछते वो यही था बस कि यहाँ बॉर्डर कितनी दफ़ा क्रॉस किया। मैंने कहा मैंने ज़िंदगी में बॉर्डर क्रॉस नहीं किया, हालांकि उस वक्त ये बार नहीं होती थी, लेकिन मैंने कभी किया ही नहीं बॉर्डर क्रॉस। आप तो कानूनी तरीके से जब भी गया हूँ, लीगल तरीके से गया हूँ। ठीक है, यकीन कर लिया आपको उन्होंने? वाघा बॉर्डर से भी गया हूँ, ट्रेन से भी गया हूँ, बाई एयर भी गया हूँ। अच्छा, फिर क्या किया उन्होंने लाजपत नगर थाने के बाद?
लाजपत नगर थाने के नहीं, छोड़ने वही आए थे मुझे जेल भी, लाजपत नगर थाने में वापसी वहीं अच्छा, भेज 25 दिन मुकम्मल करके दिया। वहाँ छोड़ दिया था, वहीं से फिर वो मुझे लेके आए। केस क्या बनाया आप पर? केस मेरे पर फॉरेन एक्ट का भी लगाया है, कुछ जासूसी के भी लगाए हैं, कुछ पर्चे पुर्चे लगाए हुए थे किससे बरामद हो। मेरे से कोई चीज़ भी नहीं ऐसी थी नहीं, समझे ना। वो हिंदी के पेपर थे, मैं जो आती भी नहीं थी हिंदी से उस वक्त। अच्छा। समझे ना, मुझे क्या पता मैं कैसे ले नक्शे भी सकता हूँ। लगाए थे इंडिया के नक्शे पेपर्स में आपके? जी, नक्शे के कुछ नक्शे किसी जगह के, पिक्चरें थी 3 4 5 उसमें साथ लगाई हुई थी चालान में। मतलब फाइल का पेट भरा था, वो पेट इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं था। इल्ज़ाम तो कोई भी दुरुस्त नहीं था ना, इसीलिए अल्लाह का शुक्र है बरी बरी हुआ। अच्छा, फिर आप जेल चले गए? हाँ जी, मैं जेल चला गया। कौन सी जेल गए? तिहाड़ जेल, जेल नंबर 1। सबसे मशहूर, दुनिया भर में सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू सबसे बड़ी जेल। बेशक जेल आपकी मालूमात के लिए बता रहा हूँ कि तिहाड़ जेल जो एक ही थी, अंग्रेज़ों ने बनाई थी, इन्होंने उसके 3 हिस्से किए हुए हैं। जेल नंबर 1, जेल नंबर 2, जेल नंबर 3। तफरीक क्यों की है, क्या वजह है? कंट्रोल नहीं हो सकते थे इतनी, जितनी गिनती हो जाती थी, मतलब अच्छा। इतनी बड़ी जेल की। कैपेसिटी कहते हैं 2500 है, लेकिन 8 से 9,000 कैदी रखते हैं। 9,000 तो उस वक्त थे जबकि मैं बात बता रहा हूँ। अच्छा, जिस तरह से दिखाते हैं कि पाकिस्तानी जेलों में एंट्री होती है, पूरी चेकिंग करते हैं, वो तो होती आपके है। बॉडी के पार्ट्स जितने हैं चेक करते वो हैं, तो होती बड़ा है। गलीज तरीके से वो करते बिल्कुल हैं। होती है, वो तो ऐसे बिल्कुल बिल्कुल तलाशी ले के हर तरह से हर जगह से हाथ फेर के कोई चीज़ ना हो तो। अच्छा, मैं जब वहाँ से जलने लगा ना, तो मैंने कहा यार मेरा किसी ने मुलाकात पे आना है, मेरा तो पता ही नहीं किसी को। मैं उसको कह रहा हूँ, ये जो था एलन राव जो मैं बता रहा हूँ, ये बाद में तो ये सारा इनका जो हशर नशर हुआ है। उस वक्त इसने मुझे 500 रुपये जो है ना, कि तुम जेल में जा रहे हो तो जो है ना, वो मेरे पास चादर अपने थी। पास से? अपने पास से चादर और रखी, सर्दी थी तो उसकी मैंने उसके वो जो होती है ना लेबल, तो भाई ताकि तलाशी से बच जाए, मैंने उसके अंदर जो है ना वो 500 ऐसे छुपा क्या लिए। बात है। वो मैं चला गया, खैर वो तलाशी में चली, वो बच गए थे 500। आपके पास जो उस टाइम पे सामान था, पैसे भी होंगे जब उन्होंने एजेंसी वालों ने आपको पकड़ा? पासपोर्ट के अलावा क्या था? पासपोर्ट के अलावा तकरीबन 12-13 हज़ार रुपये मेरी जेब में थे उस वक्त। वो किधर काबू कर लिए थे, वो तो रख लिए थे उन्होंने, वो तो उन्होंने कब्जा कर लिया। मतलब आप कहते हैं करप्शन थी जेल में उस वक्त? हाँ, जेल में या बिल्कुल। पुलिस थाने में? बिल्कुल ये तो थाने की बता रहा हूँ ना मैं। ठीक है। जेल की तो बात बिल्कुल, वो हफ्ता वहाँ, यहाँ महीना कहते हैं, वहाँ हफ्ता कहते हैं, हफ्ते का देना पड़ता है पैसा, क्योंकि वहाँ पकाने की इजाज़त नहीं है, कोई चीज़ आप खुद नहीं पका सकते, जेल का ही खाना है। अच्छा, बाहर से नहीं मंगवा सकते? नहीं, बाहर से तो उससे अपने रिश्तेदार जो मुलाकात पाते हैं वो ला सकते हैं। जेल के वाकयात बताएं। एंटर हो गए, एंटर होने के बाद क्या कुछ देखा जेल में? उन दिनों में गोल्ड की स्मगलिंग बहुत थी पाकिस्तान से, ठीक है। और उसमें ज़्यादातर कराची के लोग बहुत मुलविस थे। वो लेके जाते थे सोना बेतहाशा? बहुत लेके जाते थे उस वक्त। जब मैं गया था तो तकरीबन 20 से 25 बंदे थे पाकिस्तानी, जिन्होंने मुझे काबू कर लिया, तो हौसला मिलाया कि चलो हमारा साथी आ गया। साथी आ गया, तो जो है ना वो भी। अच्छा, मुझे खुद नहीं पता कि मेरे ऊपर केस क्या है अभी तक। लतीफ़ा मैं आपको बताऊँ, उन्होंने वहाँ कार्ड दे देते हैं, जैसे जेल में आप इंटर होंगे तो मुलायजा होकर अगले दिन गिनती कटेगी तो एक कार्ड देते हैं, उस पर उसके अंडर सेक्शन लिखा होता है, दफ़ा कौन सी है और नाम और वल्दियत वगैरह। हिंदी में था? नहीं, वो इंग्लिश में लिखा हुआ था। वो उसमें मेरा फॉरेन एक्ट लिखा हुआ था। अच्छा। बस मैं गया, मैंने पाकिस्तान जितने दोस्त थे पाकिस्तानी जो भी जिन्होंने लेने आए मुझे वहाँ से, वो बल्कि हॉस्पिटल था वहाँ, उससे वहीं से ले जाते थे पाकिस्तानी, आ जाओ यार आ जाओ, अपना बंदा आ गया है। तो मैंने उनसे कहा यार, ओ यार कोई केस नहीं है, ये कोई बतला नहीं, 1 महीना लगेगा, निकल जाओगे बाहर। मैंने कहा ठीक है, मैं भी खुश हो गया, मैंने चलो यार कोई बात नहीं। 10 दिन 8 दिन के बाद तकरीबन एक नंबरदार जो है वो चीखता हुआ आ रहा है, ओए वो पाकिस्तानी किधर है, वो पाकिस्तानी आरिफ जो आया था वो किधर है। मैंने कहा मैं हूँ यार, क्या हुआ। वो तू तो इतना बड़ा स्मगलर है, तू तो इतना बड़ा जासूस है। मैंने कहा यार ये क्या हुआ। वही कह रहे तेरी स्टोरी आई हुई है, मनोहर कहानी, वहाँ एक रिसाला होता है अखबार में आई है हिंदी का। हाँ, जैसे हमारे यहाँ मुख्तलिफ रिसाले अखबार जहाँ वगैरह इस टाइप का है। उसने तू तो इतना ख़तरनाक बंदा है यार। अब वो मेरे पाकिस्तानी भी यार, ये तो तुम तो फंस गए। जब तक नहीं पता था मुझे, उस वक्त पता चला भी मेरे ऊपर कोई केस हैं बनाए हुए इन्होंने, कुछ परेशानी तो हुई वक्ती तौर पे। खैर, तो पहली मुलाकात जो जेल में हुई ना, जिसने मुझे हौसला दिया, वो था जी यहाँ मन्नू पहलवान, पीले पहलवान का भाई। पीले का, हाँ, पीले का। ये भी 150 किलो सोने में पकड़ा गया था। हाँ, गाजियाबाद का रहना बड़ा मशहूर था पीला पहलवान। जी हाँ। तो वो जो है ना ये आया था उस वक्त। इसकी बड़ी स्टोरी, बड़ी मतलब है, क्या जेल वाले कैसे करप्शन करते थे वहाँ अंदर, जो गैंगवार कहते हैं ना, ये सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। तो इसको जो है ना, ये आ गया वहाँ थोड़ा सा, क्योंकि बाहैसियत पैसे खर्च करने वाला था ना। आपको स्टोरी पता थी उनकी कि उन्होंने पाकिस्तान में क्या क्या किया? मैं तो जानते नहीं था उनको। मेरा जब तारुफ हुआ, जब मैंने कहा हाँ जी लाहौर में, यार तुम पंजाबी नहीं बोलते, लाहौर में कैसे रहते हो, ये प्यार उनका। मैंने कहा मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ, लेकिन रहता लाहौर में हूँ। कहाँ रहते हो? लाहौर में फलां फलां जगह। किसको जानते हो? मैंने फलां फलां।
उसको बताया तो उसको फिर उसने कहा ठीक है, तो थोड़ा तारुफ हो गया, तो अंदर से ये समझ लें हमारी ज़रा इज़्ज़त हो गई ठीक है। शुरू। बंदा ऐसा आ गया था कि सुपरिटेंडेंट तक पैसे जा रहे हैं उसको, तो वो हमारे साथ रहे तकरीबन 6-7 महीने। उस दौरान में ईद भी आई है बीच में, अच्छा, पहली ईद थी वो। जब ईद की नमाज़ पढ़ी तो मैं उदास हुआ, पहली ईद थी बच्चों से अलहदा, और वहाँ और ये भी नहीं पता कब निकलना है क्या है, कैद तो कैद है। तो मैं रो पड़ा थोड़ा सा। तो वो बंदा था जिसने मुझे गले से लगाया, उसे 6.5 फुट तो कद था माशाल्लाह। दोनों भाई पीला पीला भी ऐसे हाँ ही? जी, उसने गले से लगाया ऐसे। उसने कहा यार वो कम इतने बड़े बड़े कर रहे थे, दिल इतना चिड़िया जो दिल ले के फिर ना छट दो, कोई गल नहीं, कोई मसला नहीं। खैर मुझे भी फिर हौसला हुआ, फिर मैंने कहा ठीक है यार, जो होगा देखी जाएगी। इसकी रिहाई हुई है तकरीबन 8-10 महीने के बाद। जेल में अंदर इतला ये दी गई सुप्रीडेंट की तरफ से, एक सिपाही आया, मतलब मैं बैठा, वो बन्नू पहलवान और एक और, जो हम पुराने हो गए थे उस वक्त। तो उसने कहा कि जी आपको तो गोली मारने का है। वो बाहर निकल के आपको लेके, क्योंकि बॉर्डर क्रॉस करके गया था ये, वो तो बॉर्डर पर ले जाके आपको गोली मार देंगे, मुकाबला कर देंगे। हाँ, मन्नू पहलवान को उन्होंने कहा कि आपका मुकाबला करके आपको कत्ल कर देंगे। वो बड़ा परेशान हुआ, कहना आरिफ यार ये क्या हुआ, कुछ करो, देखो, सोचो। खैर वो मैंने हिम्मत की थोड़ी सी। वो डिप्टी सुप्रीडेंट जो था वो थोड़ा सा वो अपनी साइड के था, पानीपत वाली साइड का, तो उससे बातचीत की। उसने कहा जी ये तो सुप्रीडेंट साहब को पता चला, ये मतलब बहानेबाजी कुछ। आखिरकार ये हुआ कि जी 1.5 लाख रुपए दे दें, उस वक़्त 80s में 1.5 लाख रुपए दे दें, बंदोबस्त हम आपका कर देंगे। भाई क्या बंदोबस्त करोगे? उन्होंने कहा जी कि इसको जो ना पुलिस की वर्दी देंगे, पुलिस की वर्दी में ये बाहर जेल से बाहर निकलेगा, हम अपनी जीप में इसको बाहर जाके कहीं और जगह छोड़ दें, उनके हवाले नहीं करेंगे, बाकी ये निकल सकते हो। तो बात की तो मेरा मसला कोई नहीं है निकलने का। उस टाइम पे मुकाबला करना किसने था? वहाँ के जो इदारे थे उन्होंने या डराया गया था, दुश्मन कोई मुकाबला नहीं था, डराया गया। मैंने कहा रिश्वत लेने का तरीका देखें आप। अच्छा, ये 1.5 लाख वाली बात 1 लाख में तय हुई आखिर में। 1 लाख उसने कैश मंगवा के दिया। उसको तो किसी की पैंट भी पूरी नहीं आ रही थी, उसको कद इतना बड़ा कदावर बड़ा उसको जो वर्दी दी वो उसकी पैंट यहाँ आ रही थी ऊपर। मैंने कहा यार, फिर उसकी लाओ, उसके लाओ, फलां के लाओ, ऐसे कर करके उन्होंने उसको वर्दी पहनाई। हमें भी ख़तरा था पाकिस्तानी अपना आराम से पहुंच जाए, उस वक्त तक तो नहीं पता था। वो निकल गया बाहर, उसकी रिहाई हो गई। 2 दिन या 3 दिन के बाद इस सिपाही ने मुझे बताया, कह रहा यार बड़ी ज़्यादती की है पाकिस्तानी के साथ। मैंने क्या हुआ? कह रहा कोई नहीं, किसने मारना था। मैंने कहा फिर? कहते थे वो उन्होंने सिर्फ ड्रामा करना था, पैसे हेटने के लिए, पैसे लेने के लिए। सिर्फ जेल से बाहर जाकर उन्होंने 1.5-2 किलोमीटर दूर जाके आगे छोड़ दिया था उसको रोड पे। वो खुद ही गया है। बाद में तो ख़त किताबत भी हुई इनसे। फिर उन्होंने कहा मैं खैरियत से पहुंच गया था, कोई ऐसी बात नहीं थी। ये यानी ये तरीका, रिश्वत वहाँ भी है, तरीका वहाँ भी है लेने का पैसे। अब इनके बारे में आपको पता था कि पाकिस्तान में क्या क्या कार्रवाइयाँ की हुई नहीं, ये नहीं पता था। इन्होंने ये बताया था कि मेरे भाई जो है ना, हाँ, इनका अपना इनको एक वाक़या इन्होंने बताया था कि जी शेख असगर को जानते हो? मैंने कहा जानता हूँ। उनके वाले शेख असगर साहब का कत्ल भी जब हुआ, जब मैं ये लाहौर में ही था, शादमान में कत्ल हुआ। जी। उसने कहा उसको कत्ल मैंने किया था। किस वजह से? कोई दुश्मनी थी? ये पीलू पहलवान के भाई ने कहा, बन्नू पहलवान ने कहा कि वो मेरे हाथ से कत्ल हुआ है। हालांकि इनके से कभी पूछना शेख साहब से इंटरव्यू लेने कौन था कातिल, इनको पता होगा ज़्यादा। उसका नाम तो नहीं आया अभी? आया नहीं कभी, मैं कभी नहीं आया ना, मैंने बताया ना उसको। नहीं, FIR मैं तो वहाँ मौके पे गया, वो सबके हाथ यूँ थे, 3 पीछे बैठे थे, पीछे एक डाला था उसके भी सबके गनों के हाथ यूँ थे, शेख साहब आगे बैठे थे और ड्राइवर ने भी गन सीधी कर ली थी, लेकिन चलाने की मोहलत नहीं मिली। लेकिन उसका नाम भी कभी आया? यही तो बात है ना, वो खुद कहता था कि मेरा नाम नहीं आया। मैंने भी ये उजरती कातिल के तौर पे, हालांकि यही समझ ये उजरती कातिल या तो उजरती या फिर नहीं, खुद उन्होंने दुश्मन तो है। उसने तो उनका मियाँ मराजदीन वगैरह के लिखाया था। उन्होंने तो माजा सिख वगैरह पे इल्ज़ाम आयद किया था। वो इन्होंने इंकशाफ किया था। अब तो वो भी इंतकाल हो गया उनका भी, सारे चले गए, पूरी फैमिली खत्म हो गई, बच्चे हैं उनके। लेकिन सुलह भी हो गई थी उनकी आपस में। हाँ, मियाँ मिराजुद्दीन के बेटों से। मिराजुद्दीन के, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये इसके बारे में, ये तो था पहला बंदा जिसने मुझे हौसला भी दिया और ये गया। और ये कुछ थोड़ा सा 1 लाख रुपए जो उनको थोंसा गया, तो उसमें मेरा भी किरदार था थोड़ा सा। तो थोड़ा एक 1.5 लाख से बार्गेन भी तो हुआ ना? बार्गेन भी हुआ लाख तक, और उसके बाद थोड़ा सहूलत भी, एक मतलब एक जान पहचान हो गई थोड़ी सी। इंडिया के अंदर एक वाकया बड़ा मशहूर हुआ, तिहाड़ जेल का एक वाकया, जिसके अंदर जेल के पूरे अमले को बेहोश करके चार्ल्स सोबराज जो है वो फरार हो गया। चार्ल्स सोबराज आपके साथ था? चार्ल्स सोबराज मेरे साथ रहा है, बिल्कुल। मतलब मेरे साथ से मुराद ये है कि हमारे वार्ड में नहीं था, लेकिन उसी जेल में था। हाँ, जेल में था, उसी में 1 नंबर जेल में ही था। तो ये कोई फ्रॉड नहीं था, ये भी एक करप्शन थी जेल की। जेल में जो अंदर पता चला ना, वो सब कोई, इसको थाईलैंड में सयामत हो गई थी। इसको हवाले करना था उन्होंने, इसने वो दिन निकालने थे किस तरह।
मिली भगत से जेल की गया था, अमले से मतलब करके एक इस मतलब वादे के साथ कि 1 महीने के बाद मैं गिरफ्तारी दे दूंगा, बस मुझे मेरी जान बच जाए। इस पे केस ये लग जाएगा, फरार का केस। दूसरा पूरी केस, जेल को भी होश किया था इसने। जेल को बेहोश किया और ये किया वो किया है जेल को बेहोश 2-3-4, लेकिन इसमें ऊपर वाला अमला शामिल था। अच्छा, ऊपर वाला तयशुदा प्रोग्राम था, वो बेहोश हुए हैं। जो चाबी वाला होता है, जो अंदर देवड़ी के अंदर जिनकी ड्यूटी होती है, 2-4 वो। इसने बहाना बनाया था कि मेरी सालगिरह है, सबको लड्डू खिला दिए बेहोशी की दवाई डाल के, ऐसे हुआ था। लेकिन ये ऊपर खाने जो है ना पूरे वो सब मिले हुए थे, और 1 महीने के बाद ही इसने गिरफ्तार दे दी। बाकी जेल कैसे काटी आपने? जेल जो काटी है मैंने, उसके 2 हिस्से हैं। एक तो वो शुरू स्टार्ट में जो वो बहुत सख्त जेल थी, सख्तियाँ थी बहुत ज़्यादा, बाहर नहीं निकल सकते थे, ये सब कुछ। लेकिन उसके बाद जो है ना, फिर ये IG जेल खाना जात बन के आई, किरण बेदी। हाँ जी, मशहूर है। और इसका वाकया दिल्ली का ये है कि इंदिरा गांधी की इसने गाड़ी उठा ली थी, उस वक्त तो ट्रैफिक पुलिस की DSP थी, तो इसका नाम किरण बेदी बन गया था, इतनी मशहूर थी। हॉनेस्ट औरत है वैसे, बहुत मतलब हॉनेस्ट है, लेकिन है सख्त बहुत। लेकिन जेल में इसने ऐसा कर दिया था कि वो जेल नहीं रही थी। अच्छा, वहाँ इतनी सहूलत साहब कैदियों हवालातियों को, हवालातियों को, हाँ, मतलब दुकानें खोल दी हैं, खाना जो है ना वहाँ मुख्तलिफ, आपको नहीं खाना जाओ वहाँ से जाके ले लें, लेकिन वो वेजिटेरियन होता था खान। अच्छा, वेजिटेरियन है। हाँ, वो सब्जियाँ, हाँ सब्जियाँ, गोश्त की इजाज़त नहीं थी? गोश्त नहीं इजाज़त। क्यों? उनके मज़हब में नहीं है ना गोश्त। अच्छा, गोश्त तो हम पक्का अपने घर से भी नहीं मंगवा सकते थे, किसी मतलब मुलाकात पे भी खाते नहीं थे बिल्कुल? नहीं, खाया है। कैसे खाते थे? खाया है, मतलब पुलिस वालों से जेल के जो है ना चोरी छिपे पका लिया अंदर। अच्छा, तो खाया है ऐसे। अच्छा, किरण बेदी के दौर में एक चीज़ मशहूर हुई कि सिगरेट के ऊपर पाबंदी लगा दी। हाँ, ये बड़ा वाक़या हुआ था इसने, क्योंकि सिख है ये, इसने जितनी सहूलतें दी हैं, उसने कहा एक चीज़ मैं तुम्हारे से लूँगी, सिगरेट यहाँ नहीं चलेगी बिल्कुल भी। जेल में इजाज़त नहीं थी? बिल्कुल बंद कर दी, सिगरेट नोशी मना? बिल्कुल मना। ठीक है। लेकिन जेल तो जेल है, फिर इतने लोग सिगरेट नोशी करने वाले हैं, वो उनसे कैसे बाज आ सकते थे? तो ये कारोबार हो गया जेल में। कैसे? 2 रुपए का बीड़ी का बंडल होता था। बीड़ी का बंडल 2 रुपए का? बीड़ी का 80s में? 80s में 2 रुपए का बीड़ी का बंडल होता था। जो पुलिस वाले थे जेल वाले, वो 200 रुपए का पूरा होता था, जिसमें 20 बंडल होता है पूरा, 20 बंडल वो ला के देते थे 200 रुपए का। 500% ज़्यादा। और फिर अंदर बिकता था 400 रुपए का, वो 540 800 गुना। ये कारोबार बन गया था लोगों का, जिनकी वाकफियत थी। ठीक है। तो वो अपना पुलिस वाले भी तो जान वाले, जो जान पहचानते उन्हीं को ला के देते ना। हाँ, जाएगी तो पकड़े जाएंगे, अगर नहीं तो इसलिए एक कारोबार बन गया था जेल का लोग। और फिर एक और बताऊं बात दिलचस्प, कि अब बीड़ी तो आगे जलाएंगे ऐसे, क्योंकि इसने माचिस पे पाबंदी है। फिर जनाब वो हिंदुओं को जो है ना थोड़ा सा, उनके यहाँ तो ये होता है रोज़ पूजा करते हैं, बत्ती जलानी होती है। वो जो अगरबत्ती होती है, एक बत्ती होती है, और इनकी जो है ना खुशबू वाली, वो पूजा करते हैं तो वो जलाते हैं। तो इन्होंने फिर जनाब शोर मचाया, तो उसने कहा ठीक है, समझ आया कुछ। उसने कहा जी एक जो है ना बैरिक में, वो जो मंदिर जो इंचार्ज है उसको एक माचिस दे दें बस, और किसी को नहीं देनी है माचिस। ठीक है। तो वो बस फिर वो एक के पास आ गई वो माचिस एक ही ने जलाई, तो उसके बाद फिर वो सारे लाइन लगा लेते थे, यार मेरी भी जला दो, मेरी भी जला दो। अच्छा, मजहबी अकायद जो है उसकी इजाज़त दी थी इसने? हाँ बिल्कुल, उसकी इजाज़त थी। तो आप लोग ईदैन जो करते थे, और ईदैन वगैरह नहीं, वो इजाज़त वो नहीं, ईदैन की ये थी सरकारी तौर पे कि हमने नमाज़ पढ़नी है। ठीक है। नमाज हमारा इकट्ठी होती थी चक्कर के ऊपर, वही स्टेडियम था एक वहाँ, उसके अंदर जो है ना नमाज होती थी। तो उसमें हम सिर्फ ये, पहले इन्होंने रुकावट डाली है, शुरू स्टार्ट की बात है ये, कि जी तुम्हारे उलमा बोलते हैं कि ये कैद के अंदर जो है नमाज नहीं होती, ईद की नमाज ज़रूरी नहीं है, कसर है। हाँ, ज़रूरी नहीं, कसर है नमाज। जी हाँ। तो उन्होंने जो है ना, फिर हमारे वालों ने जो है ना, जिसने जो हमारा एक लाहौर का ही था, अकबर नाम का बंदा, फौत हो गया अब तो बड़ा पढ़ा लिखा था, इसने बहुत हेल्प की है मुसलमानों की, बहुत हेल्प की है तहरीरी तौर पे, मतलब अदालतों के जरिए, जिसका बेचारे कोई वकील नहीं है कुछ और, बहुत मतलब हेल्प की। तो इसने लगाई थी कि जी ये बिल्कुल गलत है, दरवाजे इसके दरवाजे अगर खोल दें जेल के तो हमारी नमाज हो जाएगी। ये बिल्कुल शरह में हुक्म यही है। शरह में तो ये हुआ था, ऐसे ही हुआ है, इजाज़त हो गई थी हाई कोर्ट से। तो जब हमारी नमाज होती थी, सामने दरवाजे हैं बिल्कुल, जो मेन दरवाज़ा है, फिर उसके बाद ड्यूटी के 2 दरवाजे होते हैं हमेशा, दोनों खोल देते थे, वो खड़े में तरह। अच्छा, बकरीद पे कैसे फिर कुर्बानी वगैरह? हाँ, वो कुर्बानी की भी इजाज़त ली थी। अच्छा, उसके लिए भी जनाब इन्होंने जो है दोस्त ने साथ दिया, वहाँ लगाया कि जी हमारा कुर्बानी तो मज़हबी फरीज़ा है,
ये तो साल में हमने अदा करना लेकिन है। जेल में गोश्त पे पाबंदी थी। गोश्त पे भी पाबंदी थी ना, लेकिन उसके बावजूद ये तो मजहबी फर्ज, गोश्त खाना एक अलग चीज़ है, लेकिन बकरा ईद पे मजहबी कुर्बानी देना या बलि देना उनकी नज़र में वो तो एक अलग चीज़ है ना। ठीक है। तो वो भी हाई कोर्ट से इजाज़त मिल गई। जब इजाज़त मिली तो हमने फिर आपस में मशवरा किया कि भाई पैसे वैसे इकट्ठे करो, बकरे तो कोई लाने पड़ेंगे ना, अब ये करना तो है ना पूरा, जब हो गया तो फिर वो 4 बकरे वो मंगवाए गए। अच्छा। उन्होंने कहा जी इसको हलाल आप जो है जेल से बाहर करोगे, अंदर नहीं काटने जेल में। एक बंदा आ जाए जिसने चूड़ी पहननी है वो बाहर हलाल करे, गोश्त वोश्त बन के तुम्हें सब मिल जाएगा, अंदर भी नहीं लेके जाना है गोश्त, मतलब अपने अपने वार्ड में। बैरक्स वार्ड में नहीं जाना। नहीं, उनने एक वार्ड हमें खाली करके दिया, 1 नंबर वार्ड होता था, वो उन्होंने खाली करके दिया कि यहाँ पकाओ, यहाँ खाओ और उसके बाद अपने उसमें चले वापस चले जाओ। हाँ, ईद मनाओ, जैसे भी जो कुछ भी बच भी गया था खाना सब कुछ। बाकी ये जेल वाले ले गए, सारे खाते हैं ना। खाते हैं तो बिल्कुल खाते हैं गोश्त, हिंदू भी खाते हैं, तो सिर्फ कहने की बातें हैं कि जो ना कट्टर किस्म के समझ लो जो हैं वो होंगे। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? आप बाकी जेल में बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई है, जैसे कि मतलब नटवर लाल के बारे में मशहूर है कि वो जालसाज था, उसने तो ताजमहल तक बेच दिया था। बहुत सारी कहानियाँ थी उसकी, लेकिन मैं तो आपको जेल की बता रहा हूँ जो जेल में कहानी हुई है। जेल में क्या किया उसने? जेल में उसने 3 उम्र कैद के लोगों को रिहा करा दिया। कैसे? जेल के पेपर, उसके सुप्रीम कोर्ट के पेपर बना के, सुप्रीम कोर्ट में उनकी अपीलें लगी हुई थी उम्र कैद की, तो आखिरी अपील है वो सुप्रीम कोर्ट में लगती है, वहाँ से उसने वो पेपर बनाए, वो किए, उनकी रिहाई हो गई। जाली पेपर पे 3 बंदे, अदालती ऑर्डर, उनकी रिहाई हो गई। जब रिहाई हो गई उसके बाद वो अपील लगी है सुप्रीम कोर्ट में, उनके जब वारंट वहाँ से आए वो जा भी चुके। फिर इनको पता चला, उसने कहा है ये कैसे हो गया, वो तो रिहा हो चुके बंदे, तो इनकी तो अपील अभी लग रही है। तब इसको जो है ना वो फिर इन्होंने इसको बिल्कुल अलहदा बंद कर दिया था सबसे, कहते तन्हाई बिल्कुल, पहले ही अंदर ही था सबके। और बूढ़ा था, बहुत ही कमज़ोर, तो 2 आदमी तो पकड़ के लेके चलते थे उसको, अब तो इतनी उम्र हो गई थी उसकी, उस वक्त मर गया होगा अब तो खैर, तो उस वक्त तो 2 बंदे उसको पकड़ के लेके चलते थे, तो इतना कमज़ोर था। लेकिन लोगों में मशहूर ये हैं, जैसे सोबराज, जैसे ये एक फूलन देवी, वो भी तिहाड़ जेल में थी, उसका भी बताता हूँ। लेकिन इससे ज़्यादा जो है ना, जो ये जैसे ये फ्रॉडिये थे ना मशहूर, नटवर लाल और ये सोबराज, इनसे ज़्यादा ख़तरनाक, इनसे ज़्यादा वो एक था SK शुक्ला नाम था, मशहूर है मतलब इंडिया का फ्रॉड करने में। ये उसकी कहानी मतलब आप अंदाज़ा करें कि उसको किसी ने कहा कि पार्लियामेंट, जो इंडिया पार्लियामेंट है, वहाँ पार्लियामेंट थाना जो है, वहाँ से एक फाइल उठानी है। किसी सियासतदान ने कहा कि ये फाइल लानी, वो उसकी अपनी बनाई हुई कहानी है। जेल के अंदर? नहीं, वो जेल में हमें बताई है उसने ये स्टोरी। अच्छा, आपकी मौजूदगी में था? हाँ, वो रहा है हमारे साथ बहुत अरसा, उसके साथ तो अंदर ज्यादती भी बड़ी हुई बेचारे के। एक तो वो था पंजाबी, कद काट बहुत अच्छा था, खूबसूरत माशाल्लाह, बड़ा का था, मतलब लगता है अंग्रेज़ था, इतना खूबसूरत था वो। उसको उसने कहा जी कि वहाँ से फाइल उठानी है। उसने कहा जी आप मुझे एक सरकारी जीप दे दें बस, बाकी मेरा काम है। वो भी सरकारी शख्सियत थी कोई, जिसने उसने जीप के मुहैया कर दिया उसको। उसने अपनी बेटी को साथ, उसकी बेटी भी साथ शरीक होती थी काम में, उसको SP बनाया, खुद IG बनाया, IG का ड्रेस पहना है। वो पार्लियामेंट थाने चला गया फ़ौरन सीधा। अच्छा, पार्लियामेंट थाने गया और वहाँ सलूट लग रहे हैं उसको, IG साहब आ गए, ये वो फला, अचानक शायद दौरा हुआ है। उसमें दिलचस्प बात ये हुई कि जब वो हवालात की तरफ उसने देखा ना, तो वहाँ लोग बंद होते हैं ना, ये बंदा जेल में आता जाता है, मुजरिम कई पहचानते हैं। एक ने बीच में से आवाज़, सर वो शुक्ला भी पूरा भी नहीं मुँह से निकला उसके, नहीं, उसने पहले से ज़ोर से आवाज़ उसकी बड़ी गरजदार थी, इनको कैसे बंद किया तुमने? अच्छा, वो वहीं चुप हो गया। उसने कहा यार ये तो हमारे हालत में बात कर रहा है। वो अब बगैर उसके FIR के अक्सर रखते हैं, हाँ सही, वो सारे बगैर FIR के थे 3-4 बंदे, और इनको निकालो पहले। जब वो रिकॉर्ड ही नहीं है उनको गिरफ्तारी डाली नहीं अभी, डाली नहीं थी, वो तो रिहा हो गए। वो खुश है, उनको क्या जरूरत पड़ी बताएंगे कि शुक्ला जी है। उसने कहा ये फलां फाइल लाओ, वो सारी फाइलें उन्होंने ला के उसके पास रख दी। उसने अपने चेक करने के चक्कर में, असल में तो उसको एक फाइल चाहिए, जहाँ से दे रहा था, लेकिन 3-4 फाइलें उठा के उसने उसको, जो उसकी बेटी थी SP बनी हुई जो थी, उसने कहा ये उठा के गाड़ी में रख दो, इनको मैं चेक करूँगा। वो बोलना क्या था, उन्होंने खामोश रहे। IG साहब आए, IG साहब ने वो फाइल रखी है और चले गए। और इसी तरह के उसके बहुत सारे वाक़यात हैं जो बताता था सही था। और जेल वाले इतना डरते थे उससे, क्योंकि पढ़ा लिखा था, रिटर्न लगाता था वो इनके खिलाफ जेल वालों के। सूट अगर मतलब उसने पहना हुआ है, वो किसी अंदर पौडी ये और जो होते हैं ये, उनको पैसे दे के जेल वाले खुद करवाते थे, क्योंकि उसको तशद्दुद तो उस पर कर नहीं सकते थे। अच्छा खासा पैसे वाला भी था और मतलब मशहूर भी था वो। उसके जो सूट बना उस पर ब्लेड फेर दिए,
वो आया, जनाब देखा, वो सारा सूट का बेड़ा गर्क। कहते देख यार क्या कर दिया मेरे साथ। मैं बोला ये तो जुल्म है ये तो, लेकिन वो जेल वाले करवाते थे। आरिफ साहब, इन 8 सालों में कभी किसी ने कोशिश की जेल तोड़कर भागने की? अक्सर हम मूवीज़ में देखते हैं कि कैदी जो हैं वो प्लान बना रहे होते हैं, जेल के अंदर सुरंगें खोद देते हैं, निकलने की कोशिशें करते हैं। जेल में हुई थी कोशिश। ये आज इंकशाफ होगा, तिहाड़ जेल वालों के लिए भी इंकशाफ है ये। अगर वो देखेंगे ये प्रोग्राम, उनके लिए भी इंकशाफ होगा ये। हुआ क्या था? जेल के अंदर से सुरंग लगाई गई बाहर के लिए। कैसे बनाई, किसने फॉरनर- बनाई? हाँ, ये मैं बता रहा हूँ ना, वो फॉरनर थे उसमें शामिल, 20-25 समझ लें आप लोग शामिल थे, जिसमें काले सरफराज थे। उनकी मेहनत ज़्यादा थी। एक सेल था आखिरी जो, जिसके बाद पीछे जो है ना, मतलब इस समझ लें थोड़ी जगह रह जाती है वो जेल से बाहर, वो जगह मुंतखब की गई। एक जर्मन का था बंदा, वो इंजीनियर था। उसने पूरा नक्शा बनाया, पूरा इस तरीके से यहाँ से खुलेगी, इस तरह इतने नीचे जाके ऐसे जाएगी, तमाम उसने मतलब वो बनाया है। उसके बाद वो शुरू हुआ। शुरू कहाँ से हुआ? वो सेल के अंदर जो है ना एक बाथरूम होता है। आगे दीवार होती है छोटी सी? नहीं, दीवार दूर नहीं होती वहाँ बिल्कुल भी। अच्छा। जो सेल के अंदर, सेल वाले इस्तेमाल नहीं करते वहाँ बाथरूम, वो सुबह बाहर ही करते हैं जो बाहर होता है, क्योंकि अंदर बदबू पिछा बाहर रात को एमरजेंसी में कर लेते हैं उधर। तो वो उस पर कोई दीवार नहीं है, वो सिर्फ स्टील का जो है ना जो होता है बना हुआ टॉयलेट है बस। टॉयलेट, वो उस पर रखा हुआ है। उसको उठाया गया, उसके नीचे से ये सुरंग शुरू की गई थी खोदनी। अच्छा। ये मतलब खोद कामयाब। किस चीज से रहे थे? सामान क्या था उनके पास? औजार बस क्या क्या था? चीज़ होगी अंदर, लोहे की कोई राड इतना सा मिल गया कुछ। बड़ा मुश्किल है ना ये चीज़। औजार प्रॉपर औजार नहीं थे, सिर्फ चंद मतलब लोहे की चीज़ें थी जो मिल गई या चोरी कर ली गई किचन से या उधर से, वो बंदोबस्त कर लिया। उसमें जो मेन बात थी, सेलों की ज़रूरत पड़ती थी, बैटरी सेल, समझ रहे ना, लाइट के लिए, लाइट रोशनी के लिए ये बहुत ज़रूरत होती थी। अब ये अंदर तो बहुत मुश्किल है मंगाना सेल को, क्योंकि वो कोर्ट की इजाज़त है तो आपके पास रेडियो होगा। रेडियो है, उसके लिए मंगवाएंगे। अब कितने मंगवा लेंगे? लेकिन वो मैं जो है ना, ये मैंने खपत पूरी की है सेलों की। रात को 8-8, 16 ख़त्म हो जाते थे सेल एक रात में ही, अच्छा। क्योंकि चली रहती थी ना बैटरी बिल्कुल, हाँ। टॉर्च। तो वो जो सिपाही ला के देता था, मैं तो उसको कहता था वाकफियत की कुछ फ़ायदे उठाए हैं। क्या किसी जेल के हमले को पता है उस जेल दौरान? के हमले को ये पता था कि सेल, उसको बाद में बड़ा घबराहट हुई है जब ये हो गया ना काम। असल मसला ये था कि जेल सुरंग बन गई है, लेकिन 1 साल लगा है तकरीबन। 1 साल सुरंग बनाने में लगा है। और किसी को पता ही नहीं चला? किसी को नहीं पता। और कितनी सुरंग थी? कितने लोग गुजर सकते थे? कितनी लंबी सारे सुरंग गुजर थी? सकते थे, और सबको पता तो सबने गुजरना था। दिन ये रखा गया था कि इतवार वाले दिन छुट्टी होती है, गिनती नहीं बंद होती है दोपहर में भी, तो चुप करके निकलते रहो, 2-2 1-2 करके। शाम को गिनती जब गिनेंगे, खुलेगी किधर? ये जेल के बाहर एक सड़क होती है, कि रोड होता है, पेट्रोलिंग उस पर होती है सारी रात। उस रोड के बाद जो है ना एक स्कूल था, उसकी भी संडे को छुट्टी होती है, जाहिर है। प्रोग्राम पूरा फाइनल था। मिट्टी निकाल के रख कहाँ से रहे थे? ये क्वेश्चन ऐसा था जिस पे ये अदालत ने, उसने इतना बुरा कहा उनको, जेल मामले को, कि तुम्हें बताओ ये मिट्टी कहाँ गई है। हाँ। और इस मिट्टी का किसी को नहीं पता चला था आखिरी दिन तक भी। आज इंकशाफ कर रहा हूँ मैं किस तरह हुई, मिट्टी कहाँ गई है। इसी पे उसने बरी किया था जज ने। इन्होंने तो केस कर दिया था ना, इनके पास कोई जवाब नहीं था, कोई सबूत नहीं था जेल में। जेल का बार बार मुआयना हुआ है, किसी जगह कोई नई बनी हुई है, कोई क्यारी बनी हुई है, कोई पौधा लगा हुआ है, कुछ नहीं था, कोई चीज़ नहीं मिली इनको, और ये परेशान थे। पहली बात तो ये कि अंदर से सुरंग नहीं पकड़ सके ये बाहर से इन्होंने सुरंग पकड़ी। अच्छा, पकड़ी गई थी 1 साल बाद? बाहर से बारिश होगी रात को, हाँ। जहाँ से निकलना था वो निकलने की मुकम्मल होगी तैयारी। बंदा निकल के बाहर देखा भी है, उसको नजर आया पुलिस वाले, पेट्रोलिंग हो रही थी, वो एकदम से नीचे आ गई है। उसने कहा तो जेल में खुल गई है। वो यही समझा कि जेल में निकल गई है सुरंग। वो जेल में नहीं थी जेल से बाहर, लेकिन जहाँ जानी चाहिए थी 2 मीटर सिर्फ फ़र्क था, 1-2 मीटर का, कि हम सुकून में जाती हूँ। वो बंद कर दी उस दिन। अब बेड लग के रात को बारिश बहुत तेज़ हुई, पुलिस का गश्त था। उन्होंने कहा यार ये गड़ा से कैसे पड़ा हुए हैं। उसने वो अपनी लकड़ी से ऐसे उठाया तो कंबल, फिर 1 कंबल, फिर 2 कंबल, फिर तो कंबल ही निकलने शुरू हो गए। फिर नीचे से वो सारे, मतलब आखिरकार उन्होंने देख लिया कि भाई ये सुरंग है। अब उनको सुरंग नहीं पता चली, अंदर आए, तलाशियाँ ली, वो डंडा थे उनके पास, वो क्या कहते हैं लोहे के, उनको फर्श पे मारते थे, पता चले किस जगह से। इनको ये बेवकूफ़ नहीं पता चला भाई यहाँ से लगी हुई है। आज तक नहीं पता?
बहुत बाद में जो है ना बाहर से आया ना, फिर अंदर बंदे बाहर से, फिर बंदा असल सुरंग के अंदर आता वो सेल में अच्छा, निकल गया। ओके ओके, वो वो सुरंग के सेल में जरिए निकल गया। जेल के अंदर आया। वो जब सेल में उनको पकड़ा, आप सेल में तो भाई हर 2 महीने के बाद तो वहाँ तब्दील चेंज हो होती जाती है, है, बिल्कुल। समझे ना। अब कौन जिम्मेदारी लेगा, हमने तो शोर डाल दिया वहाँ यार, हमें क्या पता। वो क्यों कह रहे हैं ये तो जो ना, जब वो बाहर से आए मुआयना करने वाले, उन्होंने कहा ये तो तकरीबन 1.5 साल पहले की मिट्टी, ये 1.5 साल पहले की लगी हुई है सर। उसने ये रिपोर्ट दी, उसकी रिपोर्ट सही थी। तो मैंने कहा यार हमें तो साल इसमें वो जो भी रहे, वो कहने लगे, मैं तो रहा नहीं, हम तो इस फला तारीख को आए, वो किसी के जिम्मे तो नहीं हुई। लेकिन उन्होंने 1 साल तक जितनी वहाँ हेड वार्डर की ड्यूटी रही है हमारे वार्ड में, उन सबको मुअत्तल कर दिया था। अब ये बताएं मिट्टी किधर गई? यही तो सवाल है ना, इसी से वो परेशान थे। आज वो सुन के वो भी बड़े हैरान होंगे कि इस जाहिर है इसका पानी तो जाना है ना पीछे, वो जो क्या कहते हैं लैट्रिन जो है, उसका पानी तो जाएगा। वो पानी पीछे जो है ना गटर था, और ये आखिरी गटर है, जहन में रखो कि पीछे से आ रहा है गटर पूरा, प्रेशर यानी पानी का आ रहा है पूरा सबका। अब आखिरी में कितना, जब भी डालोगे मिट्टी डालोगे तो वो साथ ही निकल जाती थी, मेन उसमें जाके गटर में सीवरेज में जा रही थी। सिवरी में जा रही थी मेन। वो ये आखिरी गटर था, आखिरी सेल था ये। इसके बाद तो फिर कोर्ट में हुआ, और ये आखिरी होता है। सोच के बड़ा मैं बता रहा हूँ ना कि वो इंजीनियर था, और बड़ा कमाल का इंजीनियर था जिसने बनाया था प्रोग्राम। तो वो मिट्टी सिर्फ जितनी भी खुदती थी ना रात को, वो बैगों में भरी रखी होती थी। सुबह ही जनाब निकले पीछे, उसमें जाए, उसमें गटर में डाल दिया। पानी चल रहा है, वो साथ साथ थोड़ा थोड़ा करके। अच्छा, गटर भी बंद नहीं हुआ मिट्टी? नहीं, ना गटर बंद हुआ, ना कहीं नई मिट्टी किसी जगह भी जेल में नज़र आ जाए ऊपर, वो तो 1 मिनट में आदमी पकड़ लेंगे। वो तो बाकायदा रोज़ गश्त लगता है, जो गार्ड होती है, देखते हैं कोई ऐसी अनहोनी चीज़ तो नहीं हो गई। तो वो किसी को नहीं पता चला। आज उनको पता चला होगा कि मिट्टी कहाँ गई है, उनको जवाब वहाँ भी नहीं मिला था। ये हम तो चुप करके खड़े रहते थे। अदालत में गए हमें भी, कब सबको सब पे केस बना दिया था। हमने कहा सर हमने कहाँ, मतलब वो मिट्टी कहाँ है, इनसे पूछो। तो यही सवाल उन्होंने पूछा था। कहता है वो जो मुआयना करके आए, वो कहते हैं 1 साल के बाद जनाब जी ने, 1 साल पहले की है ये। तो कह रहा 1 साल तक तुम्हारे सेल में एक ही रहा बंदा? नहीं जी, हम 2 महीने बाद चेंज कर देते रहते हैं। तो कहता फिर अगर आपको मौका मिलता उस दिन निकल गए थे हम तो। निकलने का, बड़ी आप खुशी निकल थी, जाते? बड़ी खुशी थी, इतनी खुशी थी जब उसने नाप के बताया ना कि जी पूरी हो गई, आज ऊपर निकलना है। अच्छा, हम अक्सर ये करते थे, 15-20 दिन के बाद हम सुप्रीम को दरख्वास्त देते थे कि जी हमारी आज फलां मजहबी तकरीब है, तो हमें फलां बंदों को इस सेल में बंद कर लें, ताकि हम अपना जो है ना वो प्रोग्राम कर लें, इबादत कर लें, ये समझ लें। तो उस वक्त 15-15 बंदे भी हम एक सेल में बंद हो जाते थे, खुद जानबूझ के। तो मतलब ये इस तरीके से अक्सर 15 दिन के बाद, वैसे 2-3 की ड्यूटी होती थी, भाई आज तुम्हारी है, आज तुम्हारी है, इस तरीके से जो है ना वो चलता रहता। काम नहीं रुका, लेकिन साल लगा इसके अंदर। 1 साल? 1 साल लगा। और ये आपके जेल जाने के कितनेवें साल में हुआ? ये 8 तो- साल की जेल में? हाँ 8 साल की, ये मेरे ख्याल से तो 5 साल हुए होंगे बिल्कुल। अच्छा, हाँ, 5 साल बाद आपका भागने का मंसूबा बन गया मंसूबा था, वो जो नाकाम हो गया। इसमें मैं नहीं शामिल था, इसमें बहुत सारे शामिल थे। हाँ, लेकिन भागने में आप थे, मैं उनमें शामिल था। तैयारी पूरी थी। बिल्कुल। अगर आप वहां से भागते, बिलफर्ज ये मंसूबा कामयाब हो जाता, वहां से भागते आप, तो पाकिस्तान कैसे आते? वो तो आ ही जाते, फिर पाकिस्तान पहुंचने कोई मुश्किल नहीं था। अच्छा, इंडियन जेल के अंदर पाकिस्तानियों के साथ रवैया कैसा था जो भारतीय हैं? जेल नहीं, जेल का तो अपना अलग हुआ है। वहाँ उस वक्त उस दौर में जो है ना, ये अब मोदी वाला जो है ना, जो अब ये इंडिया ये और है। क्योंकि मेरे रिश्तेदार रहते हैं वहाँ, मेरे सगे ताया चाचा सब वहीं हैं। मेरे दादा 4 भाई थे, एक आया था यहाँ, बाकी सारे वहाँ हैं, वहाँ सर सब। वो बात करते हुए डरते हैं इस वक्त, अब मौजूदा हालत में। फ़ोन पे रब्ता रहता है, वीडियो कॉलें होती हैं, सब कुछ होता है। अभी शादी हुई है पिछले दिनों मेरे पोते की, मैं तो दादा लगता था। तो इसलिए अब वो वाला नहीं, उस वक्त ये बात नहीं थी। अच्छा, तासुब भी था। एक और बात बताऊं, वहाँ अगर कोई पुलिस वाला जेल में आ गया ना, तो यकीन करें कि वो सारी जेल का दुश्मन है, सारी जेल उसकी दुश्मन है। इतना फ़र्क है। कोई ना कोई किसी न किसी थाने का वो होगा, किसी को ना किसी को पकड़ा हुआ होगा उसने, वो पता चल जाता तो उससे लैट्रिन साफ करवाते थे, उससे ये वहाँ था पुलिस के साथ। अच्छा, उसके जेल में हालात मुश्किल थे जरा? बहुत मुश्किल थे। जबकि मैंने यहाँ सुना है, यहाँ जनाब वो पहले से जनाब उसका प्रोटोकॉल शुरू हो जाता है, सैल्यूट मारते हैं। वहाँ नहीं ये चीज़ थी। पुलिस वाला जो है ना वो
ये फर्क अच्छा, जेल के आपने कितने साल वहाँ काटे माशाल्लाह? आप तो काटे तो जी 8 साल काटे हैं पूरे। 8 साल, 70 साल तकरीबन उम्र होगी आपकी। हाँ इस वक्त 70 आप साल किस सन में 80s में गए? 87 88 में? 87 में। 87 में गए। इस दौरान आप अगर तकाबुली जायज़ा लें पाकिस्तान की जेल का और इंडिया की जेल का, कौन से बेहतर है? कि पाकिस्तान की जेल तो नहीं देखी इतनी, तो जो ना सुनी है सुनी, सारी हाँ, बात। सुनी, हाँ हाँ जी। हाँ सुनी है, तो बहुत बेहतर है यहाँ। हमारे यहाँ हाँ बिल्कुल, उस हिसाब से बहुत बेहतर किस है। एतबार से? इस एतबार से कि दिल्ली को छोड़ दें आप। अभी मैं आगे बताता हूँ आपको, जो बड़े बड़े लोग रहे जो ट्रांसफ़र हो के आए वहाँ, ठीक है। समझे ना, यानी तिहाड़ में जो आए वहाँ से, तो वो बताते थे हाल दूसरी जेलों का। वो तो बहुत ख़तरनाक है वहाँ। अच्छा। ये सिर्फ ये ना देखें, तिहाड़ ये है कैपिटल, ठीक है। इसलिए यहाँ थोड़ी रियायतें किरण बेदी जैसी आ गई, शोहरत वाली, क्योंकि मीडिया पे बहुत छाई हुई थी ये उस वक्त भी। हर रोज़ तो इसकी खबरें आती थी, कोई ना कोई रिपोर्टर अंदर आए होते थे, किसी अखबार के, किसी कोई ना कोई मतलब दौरा होता है रोज़ाना। फिर ड्रामे ये वो एक अलग थी चीज़, वो जेल वो नहीं है। लेकिन जो लोग ट्रांसफ़र होके आए यूपी से या उधर से आ गए कश्मीर से, ये लोग आए थे कश्मीर मुजाहिदीन हमारे, ये वहाँ बलवाल जेल से आए थे ट्रांसफ़र होके तिहाड़ में। तो ये जो बताते थे ना कहानियाँ वहाँ की, वो वाकई में नहीं सुनी जाती थी। अच्छा, इन 8 सालों में किसी फांसी आपने देखी वहाँ पर? हाँ, फांसी मेरे होते हुए 8 साल में सिर्फ 2 ही बंदों को फांसी लगी है। ये 1989 की बात है। कौन थे दो? ये इंदिरा गांधी के कातिल थे, सरबजीत सिंह और परमजीत सिंह। एक इंदिरा गांधी के कातिल? इंदिरा गांधी के कातिल। हाँ जी, हाँ जी। इसमें एक नौजवान था बड़ा, उसकी तो मुझे भी हाँ, छोटा बच्चा 16 साल की उम्र का एक था। बड़ा था। तो ये हम सैलों में थे, क्योंकि इनका पिछला एक नंबर वार्ड जो है इनके लिए बिल्कुल हाई सिक्योरिटी वार्ड था वो। उसमें कोई हमने भी नहीं देखा इनको, जो बात है। लेकिन दीवार पीछे थी, आवाज़ें जो है, जो नारे लगाने, ये करना, ये आते रहते अक्सर। क्या नारे लगाते थे? मतलब सत श्री अकाल और ये मतलब इस तरह की जनाब, अच्छा, मतलब मुख्तलिफ जो है इनके अपने मजहबी उसमें। लेकिन जिस दिन ये गए हैं ना, जिस दिन फांसी लगी है, इसमें छोटे वाला जो है तो गालियाँ देता जा रहा था। मैंने कहा शायद झगड़ा हो गया पीछे, आवाज़ तो आ रही थी ना, झगड़ा हो गया क्या हो गया मतलब। लेकिन हमें पता इस तरह चलाया कि गिनती नहीं खुली उस दिन। अच्छा। आम हालत में जैसे सुबह गिनती खुल जाती है, हाँ। वो नहीं खुली। और ना कोई आ रहा है, 11 बज गए तकरीबन, 11 बज गए तकरीबन। उसके बाद फिर एक आया सिपाही, मैंने कहा यार क्या हो गया, क्या मसला है? करने अभी 1 घंटा और लगेगा, अभी नहीं गिनती खुलेगी। मैंने हुआ क्या है? कहते यार उनको फांसी दी है तो उनका क्रियाक्रम कर रहे हैं। अच्छा, उनकी उनकी डेड लाश बॉडी नहीं दी गई थी, वापस नहीं की? वहीं जला दिया गया था। अच्छा, कोई नामवर शख्सियत, मुसलमान शख्सियत पाकिस्तानी कोई जिससे आपकी मुलाकात हुई, कोई यादगार किस्म की कोई वाक़या? यादगार किस्म का वाक़या तो हमारे जो मुजाहिदीन थे, कश्मीरी मुजाहिदीन? कश्मीरी, हाँ, इनसे मुलाकात हुई है। कौन कौन था? मैं तो नहीं जानता था पहले, लेकिन अभी जानता हूँ। मुझे ये भी नहीं पता था उनकी वर्थ क्या है। मेरे लिए तो एक कैदी थे, मतलब नए आए हैं, ट्रांसफ़र होंगे बस। लेकिन बाद में जो है ना, मौलाना मसूद अजहर, नसरुल्लाह मंसूर, नसरुल्लाह लंगरियार भी बोलते हैं उनको, नसरुल्लाह मंसूर, वही, हाँ जी। हाँ वो हैं। ये जो थे सज्जाद अफ़गानी, उनको भी शहीद कर दिया गया था जेल में, ठीक है ना जी, उनको जेल में शहीद कर दिया गया था, वो थे। और भी थे इनमें, इनके मतलब साथ 3-4 बंदे और थे। ये उमर शेख था, मतलब ये सारे लोग थे। आपकी मुलाकात हुई इनसे? बहुत अच्छे तरीके से। ताल्लुक़ कैसे बना? ताल्लुक़ ऐसे बना कि मैंने बताया कि मैं नहीं जानता था। मैं तारीख उस पर गया हुआ, तारीख पे अपनी अदालत बख्शी खाने में। वहाँ अक्सर पर्चा दे देते हैं कोई, यार आप 1 नंबर जेल से फलां को दे देना जी। हाँ, ये फलां को दे देना, 1 नंबर जेल से, हाँ जी ये यार ये दे देना। मैं कहा ठीक है। वो मैं जेल बैरक में जाके उसकी मैंने आवाज़ लगाई, भाई सज्जाद कौन है? उसने कहा जी मैं हूँ। मैं कह रही पकड़ो तुम्हारी पर्ची आई है। वो दिए, तो वो देखते थे मुझे, भाई मैं इधर फिर रहा हूँ उधर फिर रहा हूँ, ये वो कोई ड्रामे श्रामे भी किए वहाँ, जो बात है जेल में। अब टाइम पास करना था जो है ना, तो उर्दू का जो, क्योंकि उर्दू लिखना और उर्दू बोलना जो है ना ड्रामों में या फिल्मों में, ये जो फिल्में होती हैं जिसको कहते हैं हिंदी, ये उर्दू ही है। ठीक है, आप देखते हैं ये उर्दू है, मिलती जुलती ऑलमोस्ट। नहीं, असल हिंदी जो है बड़ी सख्त है, वो समझ नहीं आती लेकिन है। आजकल को जो बोली जा रही है, जो बोली जा रही है वो उर्दू है। वो फिर आपने सज्जाद का नाम लिया? हाँ, वो उसको मैंने दे दिया, पर्चा दे दिया। तो इनमें एक बंदा था अब्दुल हकीम का, ये हमारे पास है, मुल्तान के करीब, जंग के साथ हमारे, हाँ, जहाँ मुल्तान के संगम में, जी, जहाँ अब्दुल हकीम रोड ये मोटरवे बन गई। मोटरवे बन गई अब तो, बिल्कुल ऐसी ही है। तो यहाँ का एक लड़का था सुल्तान मियाना, वो जो है ना, उसने उनको, इन लोगों ने उसको मेरे पीछे लगाया। उनको पता चल गया ये जंग से है। उन्होंने कहा यार ये जंग से है तो बस फिर ये इससे ताल्लुक़ करो, ये इसका मजहबी रुझान होगा ज़रूर। जो हालात थे जंग के, उसने एक साइड पे इसका रुझान होगा, देखो ज़रा, मजहबी शहर है, मजहबी, हाँ शहर है। उसने मुझसे जो है ना फिर
वो नज़दीक लगा थोड़ा, जैसे शाम को निकलते थे वो खाना वाना ये दही बल्ले ले आई, ये इस्लाम दुआ जी पाकिस्तानी हुई हो, इस तरीके से वो थोड़े तारुफ होता चला गया। इसके घर वालों ने यहाँ से जाना था, मेरे घर वालों ने आना था इंडिया। इसने कहा यार मैं अपने घर वालों को भेजता हूँ, वो मेरा कुछ सामान जो है ना, जो देते हैं जो भी, वो लेके आ जाएं। ठीक है। मैं कहा ठीक है भेज दो, कोई बात नहीं। मैंने अपने घर वालों को कह दिया फिर ऐसा बंदा आएगा। तो इसके वालिदैन, इसकी वालदा, वो अब भी माशाल्लाह मिलते हैं, अब तो मुलाकात है। उस वक्त वो जंग आए मेरे घर वालों पे, मेरी वालदा वगैरह से मिले, अपना सामान वामान दिया, उनको बताया, तो वो लेके आया। मेरे घर वाले उनको लेके आ गए, ताल्लुक ज़रा ज़्यादा हो गया करीब। इस तरीके से ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये मेरे साथ जो है ना वो हुए हैं फ्री। मुझे नहीं पता, कहते एक दिन बंदे से और मिलवाता हूँ आज आपको। मैंने कहा कौन है? कहते ये मौलाना मसूद अज़हर साहब हैं। मसूद अज़हर? मसूद, हाँ जी, जो अल्लामा साहब जो हैं। जी जी। उनसे दुआ सलाम की। तो मेरे लिए तो एक मतलब मैंने बताया, मेरे लिए तो कैदी थे, मुझे उनको पता नहीं था बाहर ये कौन है क्या है। सज्जाद अफ़गानी को मिलाया फिर कि ये हैं। तो इस तरीके से जो है ना फिर वो मिलना हो गया, बातचीत शुरू हो गई, जिक्र हो गया शुरू, झंग का, सिपा का, मौलाना नवाज़ का, फलां, ये सारी बातें फिर शुरू हो गई। घंटे डेढ़ जो टाइम मिलता था वो बातचीत होती थी। इनके साथ रात ताल्लुक़ ज़्यादा हो गया काफ़ी। इनका निकलने का तो था ना कि मुझे हम किसी तरह निकल जाएं जेल से, कोई तरीका हो सकता है अपना। मैं कि यार जेल की तारीख जहाँ तक मैंने पढ़ा है और जिस तरह की नज़र आती है, यहाँ से भागना नामुमकिन बात है। दीवारें बहुत ऊँची थी, बहुत ऊँची है, बहुत ऊँची, तारे हैं ऊपर, करंट है, सब कुछ है, समझे ना, बहुत मुश्किल है। मैंने कहा एक काम कर सकता हूँ, मैं आप लोगों को बाहर भेज सकता हूँ हॉस्पिटल। अच्छा, यानी बाहर हॉस्पिटल जाने कानूनी तरीके से? कानूनी तरीके से, मतलब डॉक्टर लिख के देगा कि जी बीमारी है फलां अस्पताल। वहाँ 2 अस्पताल में जाते थे लोग, एक दीनदयाल अस्पताल था जेल के साथ ही था, ज़्यादा दूर नहीं, एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट वो बड़ा था, या वहाँ, ये 2 जगह थी। तो मैं अक्सर अस्पताल जाता था, जो है ना मेरे हर्निया का मसला था, वो ऑपरेशन के लिए उन्होंने दाखिल भी कर लिया था, लेकिन मैंने कराया नहीं, खौफ आ गया। तो मैंने कहा यहाँ की मौत हो गई तो यहाँ बस, मतलब मैं इनकार करके वापस आ गया था। तो डॉक्टरों से था, डॉक्टर क्या था 200 रुपये लेते थे उस वक्त पर्ची भरने की बाहर के लिए, बस ये फीस थी। तो एक पठान था हमारे साथ एक, वो जाता था अक्सर हॉस्पिटल, उसकी फैमिली भी आती थी, अच्छा खासा मतलब बंदा था, पैसा वाला, कहने का मकसद ये। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार तुम्हें मैं भेजता हूँ इसके साथ, ये जाता है फलां दिन जाएगा, तो मैं तुम्हें भेज रहा हूँ इनके साथ हॉस्पिटल, तुम देख के आओ, अगर माहौल बनता है तुम्हारा चले जाओ, ठीक है, तो बना लेना अपना काम। मैंने उनको भेज दिया, डॉक्टर के पास में गया, मैंने कहा जी ये किस केस में है? मैं कहा ये 14 एक्ट का केस है, फॉरेन एक्ट का, और क्या। डॉक्टर को झूठ बोला, ये नहीं बताया, क्योंकि वो तो हाई सिक्योरिटी बाद की वजह से उनके साथ तो गार्ड चलनी थी फिर, क्योंकि उनको तारीख पे लेके जाते तो गार्ड जाती थी पूरी, बस उसने आम लिख दिया 14 एक्ट, बस वो मौज हो गई, वो चला गया साथ। वो गए उस दिन, उन खाना वाना ये वो मटकरियाँ तो वो लगाते हैं वहाँ से हॉस्पिटल जाने के लिए, कोर्ट पे नहीं लगाते हैं, लेकिन कोर्ट हॉस्पिटल जाने के लिए लगाते हैं। लेकिन वो जब पैसे पूसे मिलते हैं तो वो भी छोड़ देते हैं, वो नमाज़ पढ़ी है, उन्होंने खाना खाया, ये वो, उनके लिए तो ये था, इतना बड़ा काम अगर उसके लिए हो सकता है ज़्यादा, वो तो कुछ भी नहीं था उसके लिए, मामूली सी बात थी। वो तो बड़ा खुश थे वो, ये पहली दफ़ा जब मैंने उनको भेजा वापस आए, इतना खुश थे कि उसने मुझे गोद में उठा लिया आती वापस, ऐसे मतलब है खुश हो के, यार तुम्हें पता नहीं तुमने कितना बड़ा काम किया है, तुम्हें पता नहीं तुमने कितना बड़ा काम किया। मैंने कहा यार कुछ नहीं, ये तो देख लो। मैंने तुम्हारा ये कहा था कि मैं ये कर सकता हूँ, आगे तुम देख लो। कहते बस सब कुछ हो गया, कोई मसला ही नहीं है। मैंने कहा ठीक, ये आखिरी दिनों की बात है, उन्हीं दिनों में मुझे निकलना था, मेरा केस भी एंड पे था बिल्कुल। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार ये 2 दफ़ा मैंने भिजवाया बाहर, बाकी इनका काम तो अपना जो भी इन्होंने बंदोबस्त करना था। तो मेरे रिहाई तकरीबन मतलब जो है फैसला था ना करीब था, तो मैंने कहा यार मुझे रिहा होने दो, उसके बाद ये प्रोग्राम बना लेना। मेरी तारीख़ है शायद 8-10 दिन के बाद तारीख थी। तो मैंने कहा मुझे उम्मीद है 100% में रिहा हो जाऊँगा। ये बल्कि मैं वारंट ऑफिस पे कह के गया था, मैंने कहा मेरी रिहाई बना के रखो, मैं आ रहा हूँ शाम को जाना, इतना कॉन्फिडेंस था वकील की तरफ से भी। और जो जरा हुई और जो कुछ हुआ मुझे पता था केस का कुछ नहीं होगा। तो मैं जब गया हूँ, अब मेरी किस्मत ऐसी कि उस दिन जो है ना जब फैसला देना था जज ने, उसने कहा कितने अर्सा हो गया आपको? मैंने कहा जी 8 साल हो गए तकरीबन। 8 साल हो गए? ऐसे करके वो पेपर देखते रहा, कह रहे 8 साल, बड़ा अर्सा हो गया। कह रहे हो शर्मा साहब क्या कर रहे हो? जो मेरा वकील था, कि क्या किया आपने इसके लिए, इस केस में है क्या? अच्छा, ये लफ्ज़ उसने कहा जी देखिए मैं तो ये जो उनके थोड़ी देर बातचीत हुई है,
अब वो इत्तेफाक ऐसे कि बिजली चली गई अदालत में, कोर्ट में? अदालत की। टाइपराइटर जो है ना वो था उसका इलेक्ट्रिक वो बंद हो गया। अब वो कहने लगे भाई तुम्हारी किस्मत। ये हफ्ते के दिन की बात है, हाँ हफ्ते की, बीच में आ गया इतवार। अब मंडे की तारीख उसने दी है मुझे। वो मुझे कह रहा है जज कि यार ये तुम्हारी किस्मत है, लेकिन एक बात याद रखो, अब कितना अर्सा हो गया तुम्हें जेल में? मैंने कहा ये 8 साल हो गए। कहते जाओ अब वहाँ ऐश करो, सबसे मिलो, दोस्त तो बहुत बन गए होंगे वहाँ। हंसते हुए उसने कहा। मैंने कहा जी। कह रहा सबसे मिलो, ये 2 दिन है तुम्हारे पास, हफ्ता इतवार जो है ना, आज और कल सबसे मिलो, मुलाकात करो, खुश हो, मंडे को हम आपका फैसला सुनाएंगे। मैंने कहा ठीक है जी। मैं आ गया वापस। मैंने उनको बताया अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हुआ, लेकिन जब तक बंदा होता नहीं रिहा हाँ, तो कह नहीं सकते ना, जज का कोई पता नहीं क्या है क्या नहीं। मंडे के दिन जब मैं दोबारा गया हूँ, तीसरे दिन जज ने कहा ये वही हुआ, देखो अच्छा इसको कौन लेने आया यहाँ? अब वहाँ उसका हिंदू वो जाग गया इंडियन, इसको कौन लेने आया? उसने कहा जी कोई नहीं, जो अदालती नुमाइंदा होता है, वो पुलिस का जो नुमाइंदा होता है उसने। ये कैसे होता है? एसपी को बुलाओ इसको फ़ौरन। कह रहे इसको बिठाओ बाहर। मैंने कहा ये कोई पिपड्डा हो गया है। एसपी को बुलाया, पता नहीं क्या करेगा। तो खैर वो एसपी साहब आ गए, घंटा डेढ़ लगा, मतलब जो है वो आ गया, मुझे पेश कर। हाँ भाई इसका क्या करोगे? उसने कहा सर क्या करना है इसको, मैं इसको रिहा कर रहा हूँ। उसने कहा जी ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं, आप रिहा कर दें। ये आई ऑफिस है जो, हाँ ये रवानगी लिखवाते हैं पाकिस्तानी, जाके रिपोर्ट करनी पड़ती है। उसने कहा अगर ये बीच में जाके धमाके कर दिए इसने कश्मीर में, फिर क्या करोगे तुम? कह रहा कल करो, इसके साथ जाओ जेल, इसको रिहा करा के अपनी कस्टडी में रखो, और उसके बाद फिर इसको जनाब इसको। मैंने कहा जी पासपोर्ट वगैरह मेरा कुछ नहीं है अभी, मुझे बनवाना पड़ेगा, एम्बेसी जाना पड़ेगा। वो तो एक्सपायर हो गया था पासपोर्ट तो। कहते हाँ ठीक है, लेकिन ये तुम्हें अपने उसमें रखेंगे ना। पुलिस कस्टडी आ गई? पुलिस कस्टडी। मैंने कहा ठीक है जी। वो उसने ऑर्डर कर दिया, खैर रिहाई के वो सब कुछ। मैं बाहर निकला हुआ एसपी के, यार आपको पता है ना तरीका, ITO आना है आपने, वहाँ से अपनी आमद करवानी है और रोज़ाना रिपोर्ट करनी है। मैं कहा जी मुझे पता है। कहता बस यार अब इनका धोखा मारना पड़ता है, आप जाओ जेल, रिहा हो जाओगे, फिर सुबह आ जाके बता देना मुझे, रिपोर्ट कर देना। वो छोड़ के चला गया। मैं जेल आ गया, रिहाई हो गई रात को। जाने से पहले मिले आप मौलाना मसूद अजहर और बाकी जो बहुत साथी अच्छी थे? तरीके से। जाने के बाद क्या, मैंने निकलने के बाद भी मुलाकातें की हैं उनसे। अच्छा ये बताएं कि आप जेल में जितना अरसा रहे, 8-9 साल, उस दौरान कभी जेल में किसी हंगामी हालत का ऐलान हुआ? कभी कोई ऐसी गैंग वार बताता हूँ, ये जो बात करते हैं ना गैंग की, वहाँ गैंग वार क्या था? ये नहीं था इस तरीके से जो आजकल चल रहा है। बदमाश बिल्कुल थे वहाँ उस वक्त का मशहूर लारस बिश्नोई टाइप थे लोग? हाँ लारस बिश्नोई तो खैर कुछ भी नहीं मेरे ख्याल में। उसके नज़दीक बब्बू त्यागी नाम था। बब्बू त्यागी अच्छा नाम था उस बंदे का। क्या उसकी दहशत थी, अब देखना सेल है ना, एक सेल में उसने रिमांड रूम बनाया हुआ था, एक सेल में उसकी रिहाइश थी, एक सेल में उसके मुशक्ति रहते थे। अच्छा 3 सेल उसके कब्जे में थे। जो कोई तगड़ा बंदा आया उसने पकड़ लिया, वहाँ रस्ते पर लटका दिया, इसने पैसे घर से मंगवाओ। वहाँ ये बदमाशी थी, घर से इतने पैसे मंगवाते थे। और ख़ास तौर पे गोल्ड के केस के ज़्यादा इन लोगों पर नज़र होती थी, भाई ये जो है ना, तो ये करते थे। लेकिन इसका एक वाक़या हुआ है क्या कि इसकी मुलाकात आई थी। जब इसकी मुलाकात आती थी ना तो 3-4 मुशक्ति जाते थे सामान उठाने के लिए इसके साथ। उस दिन गया, इत्तेफाक से IG आ गया जेल का, किरण बेदी से पहले की बात है। IG जेल आ गया। वहाँ जो है ना, एक और बता दूँ आपको बात कि जो डेवडी है ना जेल की, वो जो उसकी सिक्योरिटी है वो है तामल पुलिस के पास। अच्छा हाँ जी, अंदर की पुलिस सारी यूपी ये उधर के हैं सारे, हरियाणा और यूपी लगता है साथ, दिल्ली के ज़्यादातर पुलिस वही हैं। लेकिन जो डेवडी की वो है, ये इनकी वजह से रखी गई थी, जो इंदिरा गांधी के कातिल थे उस वक्त के बाद फिर चेंज नहीं करेगी उसको। वो ना उनको हिंदी आती है, हाँ तामल तो बात सुनते भी नहीं, सुनते नहीं, बहुत अड़ियल लोग हैं, बिल्कुल नहीं सुनते, यकीन करें। अब वो जना, लेकिन इसकी जब मुलाकात आती थी वो तलाशी लेते थे, छोड़ देते, मतलब उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं, सामान ही होता था ज़्यादा। वो IG ने इसके सामान पे हाथ डाल लिया, बब्बू त्यागी देखने चेक करने के लिए, इसने रख के थप्पड़ दिया। ये पहला बात IG को थप्पड़ IG जेल खाना जात को, IG जेल खाना जात को थप्पड़ मारा। तो वो एकदम सटपटा, उसको तो कोई जरूरत नहीं करता था हाथ लगाने की, सिपाही जेल का तो करीब से गुजरते थे बिल्कुल। वो सब खौफजदा हो गए एकदम, भाई ये क्या हुआ। उसको उसकी तरफ दौड़े पकड़ने के लिए, उसको तो कि उसको थोड़ा सा भाई अंदर, जब उसको पकड़ के अंदर ले आया अंदर, तो फिर वो था, उसने इसकी ऐसे, इसकी ज़रूरत क्या है, मतलब इसकी ड्यूटी नहीं है सामान चेक करने की, जिनकी ड्यूटी है वो चेक करेंगे ना। लेकिन फिर
वहाँ जो सुप्रीडेंट था उस वक्त, अभी भी नाम याद है मुझे उसका, आकाश महापात्रे उसका नाम था सुप्रीडेंट जेल का। वो आया, ये क्या होता है जिस पर मरीज को लेके जाते हैं, स्ट्रेचर। स्ट्रेचर लेके आया साथ। गिनती उसकी काटनी थी, उसको भेजना था कहीं और ना, ऑर्डर आए थे। तो उन्होंने कहा भी तैयारी करो। उसने कहा जी मैं तो नहीं जाऊँगा। उसने कहा तुम्हारी मर्जी है, स्ट्रेचर है साथ, अगर स्ट्रेचर पे जाना है तो तब बता दो, अगर अपने पैरों पे चलना है तो चल जब बता दो। तो लोगों ने उसको समझाया भाई क्या फ़ायदा, मारेंगे तुझे, लेके जाना तो उन्होंने है, अब ऑर्डर ऊपर से हैं, जाहिर है IG पे हाथ उठा देना, एक तहलका मच गया, तो जाना तो तुझे पड़ेगा, बेहतर है अपने पैरों से चला जा। बस वो उसकी बदमाशी वहाँ तक थी, वो लेके साथ चले गए, उसकी गिनती कट गई। इस टाइप के 2-3 आए हैं वहाँ, इस तरह की बदमाश, लेकिन उनकी वहाँ अंदर थी। और बाहर की जो रेपुटेशन थी उनकी, अब मसलन एक मंजीत सिंह का नाम का बंदा था अंदर, वो दिल्ली का नंबर 1 जेब कतरा था, उस्ताद था सबका, यानी 20-20 हज़ार रुपये वो जुआ में हार देता था अंदर जेल में रोज़ाना। उसकी मुलाकात, लेकिन क्या होता था, कभी कोई शागिर्द आ रहे हैं, कोई 5,000 दे के जा रहा है, कोई 2,000 दे के जा रहा है, कोई 3, मतलब ऐसे बड़ा बंदा था, लेकिन उसका जेब कतरे का काम था। लेकिन वो अंदर जो है ना, और बिल्कुल ऐसी पतला दुबला सा जो है ना, इस तरह के लोग थे। नहीं, कोई हंगामी हालत बताएं जेल में। हंगामी हालत मैंने बताया आपको कि वो कैदियों का झगड़ा हुआ था। एक कैदी वार्ड जो है ना, जो लंगर खाना है, वो कैदी थे, बाकी सारे हवालाती थे। एक जेल नंबर 1 में थोड़े से कैदी होते हैं जो काम चाम के लिए चाहिए, वो वहाँ थे, बाकी 2 नंबर जेल में कैदियों की थी। तो वहाँ रात को किसी की तबीयत ख़राब हुई है, डॉक्टर को बुलाया गया, वो बजाते थे, हम जंगला वंगला बजाया तो फिर वो सीटी मारते, वो आ जाते थे, डॉक्टर रात को फ़ौरन आ जाता था। वो डॉक्टर आया, उसको हार्ट का कोई मसला था, तो वो उसको पंप कर रहे थे। जब पंपिंग कर रहे थे तो CPR कहते हैं उसको, CPR। जी हाँ। तो अंदर से उन्होंने कहा इसको मारोगे तुम इसको और दबा रहे हो, ये तो मर जाएगा, और ये वो मतलब ऐसी। अच्छा, हवालातियों कैदियों ने ये कहा कि शायद मारने लगे। अंदर से आवाज़ें लगा दी, वो तो बंद थे, अंदर से आवाज़ें लगा दी। वो उसको लेके चले गए हॉस्पिटल, पता चला वो फौत हो गया। इन्होंने हंगामा कर दिया सुबह, जैसी गिनती खुली कि हमारा साथी मर गया, बंदा मार दिया हमारा, ये वो नारे और ये सबको बड़े। हम तो नहीं शामिल थे इस हंगामे में, क्योंकि कोई भी नहीं था हवालातियों में से, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते इस तरह हुआ कि वो पूरे मतलब जेल में फैल गई। जेल में कू जैसा कू होता है, बिल्कुल ऐसे ही हो गया। तमाम दीवारें जो एक वार से दूसरे वार को मिलाती हैं, वो सारी दीवारें तोड़ दी गई, बीच में से सुराख कर दिए गए। वो उधर जा रहे हैं कैदियों ने, वो उधर जा रहे हैं, एक इधर आए हैं, पूरा हंगामा आ रहा है, फुल बर्पा होगी हंगामा। जेल का कोई हमला अंदर नहीं था उस दिन, कोई खौफ के मारे गए, हमें निशाना ना बनाए। वो बाहर से उन्होंने काबू किया, पहले बाहर कंट्रोल कर लिया था कि भाई ये जेल का कानून है कि वो बाहर पहले काबू, जेल टूट ना जाए ना, जेल ना टूट जाए। और ऐसे ही हालात बन रहे थे, हमें भी लग रहा था कि शायद कोई ऐसा हो जाएगा। लेकिन फिर वो लेडीज़ वार्ड जो है ना, उसमें घुस गए कुछ लोग, वो बहुत ख़तरनाक। और वहाँ से जब उनकी आवाज़ें चीखों क्योंकि आई, तो हम भी ऐसे आज़ाद फिर रहे थे उस वक्त, अंदर तो डर ही नहीं था उस वक्त, तो लग रहा था। तब मैंने कहा यार कोई ख़तरा बहुत ख़तरनाक हो गया। कुछ ये काले जो थे, अब जो मतलब अफ्रीकन, इन्होंने जहाँ पैंटों के ऊपर पैंटें चढ़ा ली हैं, 2-2 पैंटें, 3-3 पैंटें पहन के हम भाग जाएंगे। अच्छा, तैयारी कर ली मुकम्मल कि हम भागेंगे इस तरीके से। सब अपने अपने, मैंने कहा यार अब जो है ना, जेल वाले सारी चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन जेल तोड़ना या ये लेडीज़ वार्ड में घुसना, ये बड़ा ख़तरनाक है, अब गोली चलेगी। और वही हुआ, 10 मिनट के अंदर अभी हम अपने वार्ड में नहीं पहुँचे कि गोली चल गई। जब हम वार्ड के सामने बल्कि गेट पर पहुँचे तो ऊपर दरवाजे जहाँ लिखा हुआ था स्वागतम, वहाँ गोली लगी है कि उसका पत्थर एकदम नीचे गिरा है। ओहो, हम ऐसी ज़मीन पर लेट गए, 2 बंदे थे, रिंग के हम अपने वार्ड में पहुँचे। फिर हम फिर जो गोलियाँ चली हैं, तकरीबन 11 या 12 तो मरे थे उस दिन, और ज़ख्मी तकरीबन 60-70 के करीब थे। ये किस सन की बात है? ये है ना 93 में। अच्छा, आप बता रहे थे कि 8 साल बाद आप जेल से रिहा हो गए बड़ी होकर। हाँ जी। तो उसके बाद भी आप वहाँ इंडिया में, दिल्ली में रुके, तब क्या करते रहे? तब तो मसला तो कुछ नहीं था रुकने का। जब मैं निकला हूँ तो एक पहले तो पासपोर्ट चाहिए था ना मुझे, एम्बेसी तो मुझे जाना था पहले, भाई मेरा ये मसला है। वहाँ से खैर वो पासपोर्ट वगैरह उन्होंने दे दिया था बना के, लेकिन उसके लिए फिर वो वहाँ की IB की वो भी चाहिए, NOC भी, कि इस पर कोई और तो केस नहीं है, तब वो हम आ सकते हैं। तो वो नहीं मुझे मिला था, तो मैं रुका रहा वहाँ। कुछ अपने साथियों की उम्मीद थी कि कुछ हो जाएगा। हाँ, तो उसी दौरान में ये
8 जो है ना अफानर जिन्होंने अगवा किए थे कश्मीरियों ने, हिजबुल मुजाहिदीन वाले थे, गालिबा नहीं कौन, ये इन्होंने अगवा किए थे। उसमें 3 अमेरिकन थे, बाकी फॉरनर थे सारे। उन्होंने इनकी डिमांड रख दी थी। मोहम्मद मसूद अजहर, सज्जाद अफगानी उस वक्त, उसके बाद वो शहीद हो गए थे, उस वक्त जिंदा थे उनकी, और 3-4 बंदों की और इसी तरह डिमांड, और कुछ पैसे भी जैसे इसमें रखे थे पैसे भी और वो भी, लेकिन वो इतने दोगे तो हम फिर, लेकिन वो असल तो उनको मकसद था इनको छुड़वाना। तो वो पता चल गया कि ये हो गया, अखबारात में आ गया, सब जगह वो शोर मच गया। ये भी इनको भी हाउस सिक्योरिटी के बारे में बंद कर दिया, मुलाकात बंद। अब तो पता चल गया ना पूरी जेल को कि ये कौन है। इससे पहले मैं इनसे मिल के भी आया हूँ, उसके बाद तो फिर तो सब कुछ ख़त्म हो गया। इन्होंने आपसे कोई बात की कि हमें किसी तरह से फरार करवा दें, कोई मदद कर दें? नहीं, वहाँ मदद तो अंदर तो कुछ भी नहीं हो सकती थी मदद, जेल में क्या मदद कर सकता है कोई। लेकिन वहाँ लोग जो है ना मेडिकल बढ़वा के अपना हॉस्पिटल चले जाते हैं बाहर। वो आपने बता दिया हाँ, कि जी, हाँ। वो वहाँ चले जाते हैं, बस वहाँ से कोई चांस बन सकता है। लेकिन फिर ये हो गया वाकया, इसकी वजह से इनका जो है ना। अच्छा, कोई रिश्वत दे के जेल के हमले को फरार हुआ कभी? नहीं, ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। जेल के अंदर आपने मरने का बताया कि ये क्या है, चार्ल्स सोबराज के बारे में कहते हैं, लेकिन जो अंदर की कहानी है जेल की वो ये है कि सब मिली भगत से हुआ था। इंडिया से फिर आप पाकिस्तान आए, पाकिस्तान आकर किस तरह से, क्या कुछ हुआ, कैसे आए इंडिया से पाकिस्तान? से भाई आया था मैं। अच्छा, भाई आया था क्योंकि गया भाई था, तो भाई ही आया था वापस। हाँ, टिकट तो वो आपको दोबारा यहाँ आते ही आपकी एजेंसियों ने 2 महीने में वहाँ रहा हूँ। इंटेरोगेशन 24 अक्टूबर को मैं वापस, 8 अगस्त को रिहा हुआ हूँ 95 में, और 24 अगस्त तकरीबन 2-2.5 माह। हाँ, ये समझ ले मैं वहाँ आप 2-2.5 में रहे। अच्छा, यहाँ आके क्या सलूक रहा? यहाँ आके मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जहाज़ के अंदर से ही ले गए थे उठा के। अच्छा, अंदर से ही लेके चले गए। जब रिहाई वहाँ से हुई पता तो लग गया होगा इनको, एजेंसियों को? बाहर वालिद, वो अपना वालिद कह रहा हूँ, सॉरी, भाई, बड़े चचा सब आए हुए थे लेने के लिए एयरपोर्ट पे। अच्छा, वो मैं वहाँ से फ़ोन करके उनसे मुलाकात नहीं हुई आपकी? नहीं, किसी को भी नहीं देखा मैंने। उन्होंने वो पकड़ के सवारियों से पूछ रहे हैं उनसे, कौन है यार इसी से अदुल्ले का बनता। उसने कहा हाँ था तो सही जहाज़ में, हमें नहीं पता, क्योंकि इन्होंने मुझे अंदर रोक लिया था जहाज़ में ही। सारी सवारियाँ उतर गई, उसके बाद ये मुझे निकाल के उतर नीचे लेके आए सिटी से। जैसे मैं उतर नीचे, साथ गाड़ी खड़ी थी और लेके, ये एयरपोर्ट बन रहा था नए वाला, उस वक्त की बात है। तो कहाँ ले गए आपको? अल्लाह जाने कहाँ ले गए। 10 दिन के बाद इन्होंने मुझे छोड़ा जूट चौक में। 10 दिन तक तफ्तीश की? क्या पूछा? वो अपनी असल में मेरे साथ ये हुआ, गलती हुई मेरे से कि मैं वहाँ कह बैठा कि मैंने कराची जाना है। और अलग अलग महकमे, हालांकि एम्बेसी में मैं खाना वहीं खाता था, रहता वहाँ था, मतलब सारा दोस्ती, मतलब एक बड़ा अच्छा माहौल। सोच भी नहीं सकता कि मेरे बारे में कोई ऐसी रिपोर्ट जाएगी, लेकिन भाई उनकी ड्यूटी है। अब ये तो पता नहीं है कि मैंने क्यों कहा है, भाई उस वक्त तो मेरी फैमिली सारी कराची में थी। तो इधर एजेंसियों को क्या लगा? बड़े भाई, मेरी वालदा, मेरा बेटा, वो सब वहाँ थे कराची में उस वक्त, भतीजे वहाँ काम कर रहे थे। ये जंग की बता रहा हूँ, फिसाद वगैरह हो गए तो सब अलग अलग हो गए इधर उधर। उनका काम वहाँ था, यही कमल वाला काम था वहाँ, खाली जावेद मिल था उसमें, वुलन मिल में उनका ठेका इन्होंने लिया हुआ था। तो मैंने तो वहाँ इसलिए जाना था। ये क्या समझ? लेकिन 95 में जो कराची की हालत थी MQM वाली, बोरीबंद लाशें, वो बड़ी ख़तरनाक थी। अब उन्होंने कहा ये बंदा 8 साल के बाद रिहा हुआ है, ये अपने बीवी बच्चों में नहीं जा रहा है। कहता कराची था ना जंग का है, ये लाहौर का है, फैमिली जंग, ये तो उनको पता था जंग का है। इसको कराची भागने की पड़ रही है, कुछ गड़बड़ है। ये बस गलती समझ लेनी थी, जो दूर हुई है फिर तफ्तीश में सारा कुछ जो है ना। उन्होंने मान ली बात, आपकी मौक़िफ़ आपको दुरुस्त तस्लीम किया, बहुत अच्छी तरह माशाल्लाह, आपको रिहाई हो गई बहुत अच्छे तरीके। आज याद आता है इंडिया आपको? इंडिया के लिए मुझे इन्होंने खुद मना किया था नहीं जाना है, हालांकि मेरे पे कोई पाबंदी नहीं है क्योंकि मेरा केस भरी हुआ है, सब कुछ हुआ है। लेकिन जब तफ्तीश कर रहे थे यहाँ, उन्होंने कहा था कि आइंदा इंडिया न जाना आप। क्या हम आपको पाकिस्तानी जासूस कह सकते हैं? मैं तो नहीं कह सकता हूँ खैर ऐसी कोई बात, लेकिन इन्होंने मना किया है। क्यों किया है? क्योंकि इन्होंने जो मुझसे तफ्तीश की थी ना, मैंने जब बताया उनको तो इन्होंने कहा यार ऐसे नहीं हो सकता। मैंने कहा आप पता कर लें, मैंने ये किया 2.25 महीने जो मैं रहा हूँ उसकी तफ्तीश हो रही थी ना, क्या करते रहे, बच्चे नहीं याद आ रहे थे तुम्हें, याद भी आए तो फिर जनाब तुम कराची जा रहे हो, ये सारी गुड़मुड़ हो गई थी ना कहानी। ये भी शक किया जा रहा होगा कि कहीं इंडिया की एजेंसी के साथ ना मिल गए हो, इंडिया के लिए जासूसी ना कर रहे हो। यही था ना कि दो तरफा। अब यहाँ मुख्तलिफ लोग अपना पेट आंखें बंद हैं और ये है वो, पता तो चलते नहीं कौन बैठे हैं सामने, क्या कर रहे हैं। यहाँ पर तशद्दुद हुआ? नहीं, तशद्दुद नहीं हुआ। हाँ, ज़हनी टार्चर आप कह सकते हैं बहुत। रात को जगाया पूरी रात, वो अपना तरीका है उनका, लेकिन वैसे तशद्दुद। अच्छा, आपको ये एहसास है आज के जी आपने वो जो 3 पकड़वाए थे इंडियन, जी जो मशकूक थे जी, उसकी पादाश में आपके साथ सारा कुछ हुआ है? यकीनन। या कोई और वजह भी है? नहीं, कोई वजह नहीं बिल्कुल इसके अलावा।
अच्छा, काम जो आप करते थे हाँ जी। सवारियों वाला, जी जी पान गली में कर लिया, नौलखे थाने के बाहर कर लिया, रेलवे जी, स्टेशन के बाहर कर रेलवे लिया, स्टेशन, बागे के बाहर कर लिया, जी जी जी। वो कानूनी था? उसमें कोई मेरे ख्याल में कोई वो नहीं है, कोई गैर कानूनी चीज़, क्योंकि वो जो आ रहे हैं वो पासपोर्ट के साथ आ रहे हैं। ठीक है, उनकी जो सामान ला रहे हैं वो तो इलीगल आ रहे हैं। वो तो फिर जो वहाँ से पैसे दे के निकलते थे कस्टम को, ऐसे तो कोई नहीं लेकिन निकलता आप जो यहाँ से उनको देते थे चीज़ें, कपड़ा वगैरह, था। वो हमारी जिम्मेदारी होती थी क्रॉस कराना भी उनको, सवारियों को कस्टम वालों से तय इसका होती। मतलब आप ब्रोकर हाँ ये कह सकते हैं आप, ब्रोकर थे? हाँ ये कह सकते हैं आप, जासूस की बजाय आपको ब्रोकर कहना चाहिए। हाँ ये कह सकते हैं आप समझते हैं कि कारोबार कर रहे थे, आप जासूसी नहीं कर रहे थे? नहीं 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 नहीं, एक कारोबार था, वो आ रहे थे लीगल तरीके से। जब उनके पासपोर्ट वगैरह लेके हम जाके मतलब सीआईडी को जाके देते थे ना कि ये लोग हमारे पास हैं, इतला भी देते थे, रवानगी भी उनकी वहाँ से करवाते थे कि आज वो जा रहे हैं वापस, तमाम इतला जो कानूनी तकाजे थे पूरे करते थे। सिर्फ ये था कि वो सामान लेके आते थे, उनसे हम खरीदते थे, उनको हम रिहाइश देते थे, हमारा वीज़े में नाम नहीं होता था। इसको फ़र्क लें, समझ लें। हाँ, क्या आपने बुलाया नहीं वीज़ा उनको? आपने आपके नाम से लिया हुआ है, इनके नाम से नाम लिया हुआ वीज़ा, मेरे नाम से तो नहीं लिया हुआ है, लेकिन वो ठहरे मेरे पास। अच्छा, उसके बाद कभी आपसे किसी पाकिस्तानी इदारे ने तफ्तीश की कि आप इंडिया रह के आए यहाँ आके, और अब आप क्या कर रहे हैं, आपकी मसरूफियात क्या है, कि दोबारा तो काम नहीं शुरू कर दिया, इस तरह को वाक़या? नहीं, वो तो खैर वहाँ से निकलने के बाद, चोंग से निकलने के बाद कराची भी गया हूँ मैं। चूंग सेंटर में रहे आप? हाँ जी, चोंग सेंटर में दो महीने पूरे रहा हूँ। मैं वहाँ से निकल के जंग गया हूँ, जंग जाके 2 रात रह के, सिर्फ 2 दिन रह के वो मैं कराची चला गया था, कराची गया था, क्योंकि मेरी फैमिली वहाँ थी सारी। नज़र रखी आप पर? मैं अगर नज़र रखते ना मुझसे, मुझे वो गलत समझते, तो मुझे फिर ऐसा ना कहते कि कराची जाओगे, हालात मुझे तो नहीं पता कराची के क्या हालात हैं, हालात बहुत ख़राब हैं कराची के, ये कार्ड है ये रखो, इससे तुम्हें कोई रोकेगा नहीं कहीं भी। अच्छा, माशाल्लाह। ठीक है ना, इसको आपको कोई नहीं रोकेगा, लेकिन एहतियात करना, अगर दूसरों वालों के हाथ चढ़ गया ये कार्ड, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, मतलब एमपीओ वाले, ये उन्होंने मुझे मुतनबे किया था जाने से पहले। तो वो मैं फिर जब गए, तो इतने अरसे के बाद जब माँ से और भाई से और जब मिलते हैं, उनके तो अलग जज्बात होते हैं ना। वो तो पहले मुझे कहते थे यहाँ घर से निकलना नहीं है, बस यहीं रहो, कहीं बाहर नहीं जाना, यहाँ तो हालात भी ऐसे ख़राब हो रहे हैं और तुमने ये मुसीबत। अच्छा, अहले खाना आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनका क्या रद्द-ए-अमल था जब आप रिहा होके आए, इतने 8 साल बाद आप मिले उनको? जब मिला हूँ, वो तो मिला हूँ कराची जाके, लेकिन उससे पहले जो ये हादसा हो गया था, जो मैं गिरफ्तार हो गया हूँ, उस वक्त जो है ना, यहाँ मेरे घर वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। ख्वाजा मसूर साहब थे IB के DG, हाँ जी, DGIB, ये बिल्कुल। उनके बेटा जंग से इलेक्शन भी लड़ा, उन्होंने सारे वाकिफ़ थे। उसके पास भी गए हैं घर वाले, भाई कहाँ हमारा बच्चा गुम किधर हो गया। उन्होंने भी जनाब जो ना कहा कि आप बेफिक्र हो जाओ, अगर उसने कुछ नहीं किया ना तो वो घर पहुँच जाएगा, लेकिन किसी को पैसे ना देना, चक्कर की बाजी में, मतलब कोई तुम्हें आप धोखा दे, किसी को पैसे देने की ना कोई सिफारिश करवाना किसी से। अब इतनी बड़ी बंदा कह रहा है तो फिर हम पागल तो नहीं थे, भाई पढ़े लिखे हैं मेरे माशाल्लाह, रेलवे में मुलाजिम रहे हैं पहले मुझसे बड़े, तो वो जो है ना फिर वो तसल्ली हो गई थी कि भाई किसी को वो नहीं करना है, बस ठीक है आ जाएगा। आज 30 साल बाद जो तिहाड़ जेल के आपके साथ के लोग थे, दूसरे कैदी थे, उनकी याद वगैरह आती है? किसी से कभी मुलाकात वगैरह हुई? कोई दोस्तियां हैं आज के दिन भी, राब्ता है? जेल के बारे में एक बात कही जाती है कि जेल की आड़ी डेवडी में मारी। जेल में सिर्फ जिसकी दोस्ती हो गई ना तो फिर वो सारी ज़िंदगी से चलती है। अगर कोई हो गया तो 8 साल में पता नहीं कितने लोग आए हैं पाकिस्तान के, नाम भी याद नहीं है, लेकिन चंद एक ऐसे हैं जिनसे दोस्ती है अब तक। जेल में आपके साथ कोई ज्यादती हुई? जेल आप पहुंच गए, जो ज्यादती आपके साथ हुई वो तो है, लेकिन जेल के अंदर जब आप कैद में थे तब किसी ने कोई ज्यादती की? नहीं, उसकी वजह ये थी कि हमें इन्होंने बिल्कुल अलग रखा हुआ था, इंडियन के साथ हम नहीं थे, पाकिस्तानी हम फॉरनरों के साथ, और पाकिस्तानी से मेरे ख्याल में कुछ 30 के करीब होंगे टोटल, तो हम अपना ग्रुप था। 80s में आपके जब आप कैद हुए, जेल गए, 80s के दौर में 8 साल में कितने पैसे आपके लगे? पैसे लगे वो तो ज़ाहिर है केस पे लगे हैं। मेरा एक 10 मरले का प्लाट था, उसको दौरा कर लिया हुआ, वो बेचना पड़ा है। मेरे पास 2 गाड़ियाँ थी, Mark 1 Mark 2, उस वक़्त बता रहा हूँ 84 में, और Mark 1 गाड़ी बहुत अच्छी कहलाती है उस वक़्त की, बेचनी पड़ी है सब। ये कुछ हुआ है, ज़ाहिर खर्चा तो होना था। कभी वालदा जाती थी, कभी वाइफ जाती थी मेरी, कभी मेरे भाई भतीजे, सारों ने चक्कर लगाया इंडिया का मुझे मिलने के लिए। लेकिन इंडिया में मेरी एक बहन है, वो पानीपत में रहती है, बहन और बहनों दोनों, वो आते थे मिलने? उन्होंने मेरा साथ दिया है, मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। बहन तो फौत हो गई हैं अभी, बहनों ही हैं अभी। उन्होंने जो है ना जी वो साथ दिया मुकम्मल। 8 दिन 15 दिन के बाद जो मुझे सामान मंगवाना हो तो मैं ख़त लिखते थे, उस वक्त ख़त लिखा जाता था, मैं भेज देता था, वो ख़त पढ़ते,
मुलाकात पाए होते थे दोनों। जब मैं रिहा हुआ हूँ तो मैंने ख़त लिखा उनको कि मैं 3 दिन बाद मैं जो ना पानीपत आ रहा हूँ। वो पानीपत रहते हैं, मैं पानीपत आ रहा हूँ। तो मैं पानीपत गया तो उन्होंने कोई जगह दूसरी जगह ले ली थी। इस 8 साल में ना नया घर ले लिया था, गुटानी रोड कहलाते हैं उस जगह पे। तो मैं तो पुरानी जगह पे गया हूँ, वहाँ एक होटल बना हुआ था। उस लड़के को मैंने कहा यार वो रहते थे यहाँ से, नाम लिया बहनोई का। वो तो हाँ जा, अच्छा आप बैठें। मैं बैठ गया वहाँ। वो कभी चाय ला रहा, कभी कुछ, मतलब जो है ना। मैंने कहा यार मैंने वहाँ जाना, मुझे बता दो। अभी लेके जाते हैं जी आपको, ठहरो। मुझे नहीं पता वो उनका दामाद, मतलब उनकी, उन्होंने उसकी बेटी दी हुई है उनको। ये छोटी बच्ची थी उस वक्त, लेकिन 8 साल में बड़ी हो गई, शादी हो गई। वो कह रहे जी आप मेरे जो है ना ससुर हो, ये समझे आप, अच्छा, समझे ना, मैं छोड़ के आता हूँ आपको, आप ये देखना मोहब्बत से कहते हैं प्यार। और ये 8 साल में ख्याल रखा है। जब मैं वहाँ गया हूँ ना, वहाँ 2 देगें रखी हुई बाहर। मैंने कहा यार ये शायद कुछ हो रहा होगा, प्रोग्राम होगा। जब मैं आया तो वो खुशी से सारे मिलने, बहनों बहन बच्चे सारे बड़े खुश। मैंने क्या कह रही भाई मैंने ये देगा मंगाई थी, भाई मेरा पहुँचेगा तो हम ये अल्लाह के नाम पे देगे उतारेंगे। इतना मतलब उनको प्यार था। वो बड़ा, वो नहीं आ सके मिलने मेरे से अब तक। मतलब दूसरी बहनें आई हैं, भाई भी आए हैं इंडिया से मिलने के लिए, लेकिन वो नहीं आ सके दोनों। दिल करता है आज के दिन इंडिया जाने का, घूमने का, मिलने का? क्या ताल्लुकात तो बहुत है ना, दिल तो करता है, इसमें कोई शक नहीं। जेल के भी लेकिन लोग अगर हैं, फिर गए, फिर पकड़े गए? रिश्तेदार भी हैं। नहीं इसलिए मुझे वो उसका परवाह नहीं है। पकड़ेंगे तो जब जाएंगे ना, जब मैं कुछ करूँगा गलत, ऐसे तो नहीं पकड़ेंगे ना। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपकी तफ्तीश जब यहाँ की थी इन्होंने, वो जो मैंने बताया था उस चीज़ की, उससे इनको कोई हिंट मिला था। Verify कहने हो गया लगा सर। वहाँ ना जाना, हाँ। अब तुम्हारी जान अब तुम नहीं बख्शी जाएगी जान तुम्हारी, अगर तुम वहाँ चले गए।